अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन और मैं हूं सिद्रा मीर, मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। आप सब जानते हैं इन्हें भी और मुझे भी, और हम भी आप सबको जानते हैं कि आपके प्यार की वजह से ये हमारा शो हिट है। लेकिन इस वक्त हम जिसकी बात करेंगे सबसे पहले आपके मेरे कप्तान इमरान खान, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की हम बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कहा वो कर दिखाया, जो वादा किया वो वादा पूरा करके दिखाया। उन्होंने कहा था अखराजात कम करेंगे वज़ीर-ए-आज़म हाउस के, और ये उन्होंने करके दिखाया है। 39% तक वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अखराजात जो हैं वो कम हो गए हैं, और जो तफसीलात हैं वो जारी की गई हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं फ़ॉरेन टूर्स की अगर बात कर लूँ तो 26 दौरे हुए हैं इमरान खान साहब के अब तक, और उस पर खर्च हुए हैं 17 करोड़। कंपेयर कर लेते हैं और नवाज शरीफ साहब से ही कंपेयर कर लेते हैं। 92 दौरे उन्होंने किए थे, 180 मिलियन खर्च हुए थे, 180 मिलियन। यस। और लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, तो चलो साथ मौसम भी बदल रहा है, तो मौसम की बात कर लेते हैं। मुरीदके में जनाब धुंध के बायस मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में एक मुसाफिर जान बहक और 18 जख्मी हुए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा और M3 अब्दुल हकीम और M4 पिंडी भटिया से गोजरा तक ये बंद रहेगा। ठीक है जी, तो अगर आपने प्लान करना है कहीं आना जाना तो इसके हिसाब से आप ज़रूर प्लान कीजिएगा। वैसे भी कहा जाता है कि जो हाईवे पुलिस है, ये जो टोल फ्री नंबर्स होते हैं उन्हें कॉल करके ज़रूर चेक कर लिया जाए कि क्या वो शारा खुली है या कि वो खुली नहीं है। तो मौसम के एतबार से वो ज़रा प्लान वो भी करते हैं, आपको भी करना होगा। इसके अलावा एक खबर हमारे पास ये है कि जो हमारे पेट्स होते हैं, यानी इकोसिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंट है ज़ाहिर है हिस्सा। हर चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जानवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर हम पेट्स की बात करें, पालतू जानवरों की बात करें, या फॉर दैट मैटर सिर्फ और सिर्फ जानवरों ही की बात अगर हम कर लें कि उनका ख्याल कैसे रखना होता है और कैसे रखना हमारे पे फ़र्ज़ है, तो लॉकडाउन के दौरान पाकिस्तानी पालतू जानवरों के लिए फ़िक्रमंद रहे। गूगल पर 700% पाकिस्तानी जो सारिफीन थे उन्होंने जानवरों के मुतालिक सर्च किया, यानी जो सर्च हुई उसमें ज़्यादा पाकिस्तानी नज़र आए। खानों की तरकीब से मुतालिक हमने देखा कि जो शरह थी यही सर्च करने वाली वो 140% बढ़ी। लेकिन जब हम बात पेट्स की करते हैं और उनके ख्याल रखने से मुतालिक करते हैं, क्योंकि ये देखा गया कि बहुत सी मार्केट्स बंद थी, उनका खाना पीना डिस्टर्ब था, तो फॉर दैट थिंग वो जो सारिफीन थे उन्होंने इसको सर्च किया कि हाउ दे कैन टेक केयर ऑफ देयर पेट्स। और इसके साथ साथ ये भी कि इनकी ट्रेनिंग कैसे की जाए। तो ज़्यादा वक्त चूँकि लोगों ने घरों में गुजारा, वर्क फ्रॉम होम भी चलता रहा, तो लोग ज़्यादातर जानवरों के साथ वक्त गुजारते रहे। लेकिन जनाब इंतज़ार की घड़ियाँ अब हुई हैं ख़त्म। PSL 6 के ऑनलाइन टिकट्स अब दस्तयाब होंगे। एक मिनट रुक जाएं, अगर किसी ने अब मुझे कहा कि उसे टिकट चाहिए वो मुझसे कांटेक्ट कर, तो उसके लिए लाजमी खबर मैं शेयर कर रहा हूं कि प्लीज ऑनलाइन टिकट मिल रहे हैं। क्राउड जरा कुछ % अलाउड है, अपनी साथी एंकर के लिए प्लीज कुछ कीजिएगा। तो सीवी ये देखिए, ये हैं वो लोग जो तंग करते हैं कि टिकट लेके दो, भाई ले लो, टिकट मिल रहा है, फिर कहेंगे टिकट नहीं मिला। तो अब मिलना शुरू हो रहा है ऑनलाइन। गो एंड गेट योर टिकट, क्योंकि जाहिर है थोड़े से टिकट्स हैं, थोड़ा सा क्राउड होगा, लेकिन अगर आपने जाना है गैर मुल्की खिलाड़ियों के एक्शन देखने और अपने शाहीनों के एक्शन देखने हैं, अपने नया टैलेंट आपने देखना है, तो प्लीज़ गो एंड गेट योर टिकट्स। आप गैर मुल्की खिलाड़ियों की बात करें तो ये भी बता दें क्रिस गेल पहुंच चुके हैं जनाब, और इमरान ताहिर, मोहम्मद नबी कराची पहुंच गए हैं। ज़ल्मी का माखरा खान को ब्रांड एम्बेसडर बरकरार रखने। अच्छा, वैसे एक्चुअली बात क्या हो रही थी उनकी कि शायद कि सिद्रा मीर को रखें या माहिरा खान को रखें, तो उन्होंने फिर कहा कि सिद्रा इज वेरी बिजी और नया दिन सेट, तो फिर मुझे नया दिन करना है ना, इसलिए मैं नहीं जा सकी मसरूफियत के बाद। आपने भी इनकार कर दिया था। हाँ, और आपको तो बुलाया नहीं ना सेरेमनी में भी, जो तिला लवा तो फिर पा लवा। खैर, हमारी उम्मीदों का मरकज होंगे राशिद खान। कहती हैं ये लाहौर कलंदर्स के कप्तान। लेकिन अब ये देखना है कि शायकीन क्रिकेट, जिस तरह से हर एक का खिलाड़ी अपनी पसंद का होता है, आपको कोई खिलाड़ी पसंद होगा, मुझे कोई खिलाड़ी, लेकिन हमने एक चीज़ देखा, हर PSL सीजन में कोई ना कोई एक खिलाड़ी पाकिस्तान का ऐसा होता है जिसको बड़ा फेम मिलता है, जिसका बड़ा नाम निकल कर सामने आता है। जो मेहनत करता है उसका नाम बनता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मैं भी यही कहना था, जैसे कि मैं सानू लेके बह गई है। अच्छा जी, चलिए, ये तो कुछ इंटरेस्टिंग सी खबरें आपसे शेयर की हैं हमने, बढ़ते हैं आगे। और कल जो कुछ हुआ, शुक्र है हमारे शो के दरमियान नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद कराची में इतनी गर्मा गर्मी हुई किया था ये। यस, हमने इस पे बात की थी, लेकिन हालात कल ऐसे, हालांकि शुएब आमतौर पर ज़िमनी इंतखाबात में ऐसा होता नहीं है, और कराची में चूंकि बहुत ज्यादा जमातें पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी, सिर्फ 3 ही जमातें थी, लेकिन उसके बावजूद भी कल जो हुआ वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। और उसके बाद फिर हालात इतने गर्म हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ उसके बाद। सिंध और बलूचिस्तान, जो तो सिदरा से बात सिंध की करें, लेकिन चूंकि कल ज़िमनी इंतखाबात का माहौल था, सिंध का भी हल्का और बलूचिस्तान का भी हल्का, लगे सिंध के हल्के, तो पूरा दिन अगर हम देखें तो
कराची के जो इंतखाबात हैं, कराची का जो हल्का था उसका इंतखाब जो है वो छाया रहा, हर जगह उसकी डिस्कशन हुई, क्योंकि वहाँ पर वोटिंग के अलावा जो देखा गया वो था हंगामा। वहाँ पर हंगामा आराई देखी गई, वहाँ पर फायरिंग भी हुई, वहाँ पर हाथापाई भी हुई, झगड़ा हुआ, मार कुटाई हुई। वोट डाला ना डाला, लेकिन इसमें ज़रूर हिस्सा डाला कि जाके पीट पूट के आना है। तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी रिवायती हरीफ नज़र आए हमें एक दूसरे के आमने सामने, और पुलिस ने जनाब ये किया कि हलीम आदिल शेख साहब को गिरफ्तार कर लिया। ऑपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली के, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और अभी इस पर ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि स्पीकर को बताए बगैर गिरफ्तार किया गया। लेकिन कल जो सब कुछ हुआ वो कैसे हुआ, हालात इतने गर्म कैसे हुए और उसके बाद क्या कुछ हुआ, उस पर नाज़रीन को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर इस पे बात भी करते हैं। पुलिस और पीपल्स पार्टी के क्रिमिनल धंधा करने के मूड में हैं आज PS 88 में। चलिए मेरे साथ हल्के का विजिट करें, मैं वोट देने जा रहा हूं। कदम बढ़ाओ हलीम भाई, हम तुम्हारे साथ। पुलिस गर्दी की जा रही है, पुलिस गर्दी की जा रही है। पीपल्स पार्टी के बदमाशों ने फायरिंग कराई है और पुलिस की मौजूदगी में। और हुआ भी वही जिसका खदशा हलीम आदिल शेख ने PS 88 पर पोलिंग के आगाज में जाहिर किया था। PTI रहनुमा जहां जहां पहुंचे वहां वहां झगड़े, धक्कम पेल और हंगामा हुआ। पीपल्स पार्टी ने इल्जाम लगाया कि हलीम आदिल शेख के मुहाफिजों ने न सिर्फ असलहे की नुमाइश की बल्कि हवाई फायरिंग भी की। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की शिकायत पर PTI रहनुमा को हल्के से निकालने का हुक्म दिया तो उनके कारकुन रुकावट बन गए। बिलाखिर हलीम आदिल शेख को हल्के से बाहर ले जाने के लिए SSP मलीर इरफान बहादुर को आना पड़ा, जो उन्हें हल्के से निकालकर SSP ऑफिस ले गए। SSP मलीर के दफ्तर में मौजूदगी के दौरान हलीम आदिल के मुहाफिजों से असला बरामद हुआ तो उन्हें हवालात में बंद कर दिया गया और बाद में अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली को SIU सदर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने हलीम आदिल शेख साहब को 2 हफ्ते पुराने केस में गिरफ्तार किया तो तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना दे दिया। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब ने कहा है कि स्पीकर को बताए बगैर ये गिरफ्तारी की गई है और आइंदा का लाएहमल तय किया जाएगा। ये भी उन्होंने कह दिया है, इंदिया दे दिया है कि धरना देना पड़ा तो धरना देंगे, सड़कें बंद कर देंगे। कराची लॉकडाउन का धरना उन्होंने दे दिया है। लेकिन ये देखिए ना शुएब के जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, कल माहौल कुछ और था, लेकिन जो केस था वो आपको याद होगा इससे पहले भी इन्होंने धरना दिया था और काफ़ी हालात गर्म हुए थे, एहतजाज किया था, तो ये उस सिलसिले में कल ये गिरफ्तारी हुई है। लेकिन हम बात तो करें सदर, लेकिन इस वक्त हमें फिरदौस शमीम नकवी साहब ने ज्वाइन किया, उनसे गुफ्तगू करते हैं। फिरदौस साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो गिरफ्तारी हुई और जिससे मुतालिक फिर कहा जा रहा है कि ना स्पीकर को बताया गया, अब तक क्या इत्तलात तहरीक इंसाफ के पास है, ये हुआ क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ डराया जा रहा है, तहरीक इंसाफ से बदले लिए जा रहे हैं, ऐसा माहौल लग रहा है? ये सिंध की हुकूमत में मुराद अली शाह की डिक्टेटरशिप की एक मिसाल है। पाकिस्तान का कानून कहता है कि किसी MNA MCA को अरेस्ट नहीं कर सकती पुलिस जब तक स्पीकर से वो इजाजत ना दे। हम कल से मांग रहे हैं कि वो इजाजतनामा दिखा दो, जिससे कि जो भी केस उन्हीं ने किसी पार्लियामेंटेरियन के खिलाफ करना है वो कर सकते हैं, लेकिन अरेस्ट करने के लिए उन्हें स्पीकर की इजाजत। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप कह दीजिए कि हाँ। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है सर, लेकिन सर मुझे ये बताएं कि अगर वो इजाजतनामा दिखा देते हैं उसके बाद फिर आपका रिस्पांस क्या होगा? देखिए, उसके बाद हमारे लिए भी अदालतें खुली हैं, हम अदालत से जाके रिलीफ लेंगे, लेकिन पहले लॉ हुकूमत वक्त के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो अपने हर एक्शन को ये साबित करे कि इट इज एज पर लॉ, कानून के मुताबिक उन्हीं ने एक्शन लिया। कल से मांग रहे हैं, क्यों नहीं दिखाया अभी तक मीडिया में? और अगर आप बैक डेट में करके स्पीकर देगा तो स्पीकर का बयान क्यों नहीं आया? कल शाम से हम ये बात नहीं कह रहे कि दिखाओ। अच्छा फिरदौस साहब, जिस तरह से हलीम आदिल शेख साहब अपनी गिरफ्तारी से पहले बातें कर रहे थे कि उनकी जान को खतरा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं, उन पर हमला हो सकता है, डायरेक्ट वो पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगा रहे थे, बिलावल साहब का नाम ले रहे थे, मुराद अली शाह साहब की बात कर रहे थे, इस सिलसिले में आपको क्या मालूम हो पाया और क्या कर रहे हैं आप इस सिलसिले में? जी देखिए, सबसे पहली चीज ये, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को ऑफिशियल प्रोटोकॉल के तहत भी एक गाड़ी और पुलिस की सिक्योरिटी में
वो पुलिस की गाड़ी और सिक्योरिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने क्यों विड्रॉ? उनके पीपल्स पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पीछे पीछे तो 2-2 गाड़ियां चल रही हैं और ऑपोजिशन लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की गाड़ी भी वापस दे दी गई। इसकी वजह बता दीजिए। ये बिल्कुल आपका दुरुस्त सवाल। में हलीम आदिल शेख साहब के साथ हुआ होता आ रहा है, उसके लिहाज से वो अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी तो रखेंगे। सही, आप यानी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है सर ये? मैं ये समझता हूँ ये डिक्टेटरशिप है। अच्छा, ये वो है जो अल्ताफ हुसैन करते थे कि मैं चुटकी बजाता हूँ तो कराची बंद कर सकता हूँ। सर तो ये अहकामात किसके हैं सर? क्या ऐसी कोई इतलात हैं कि ये जरदारी साहब के अहकामात हैं, बिलावल साहब के हैं, मुराद अली शाह साहब के हैं, या और कोई उन्हें ये गाइड कर रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं इनको ऐसा करने के लिए? सर देखिए, इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी है, इस मुल्क पर भारी है, उसका नाम जरदारी है और वो जरदारी लीग का बादशाह है। इसके पर्ची पे वजीर वो चेयरमैन बनते हैं। तो इस पार्टी में जिसमें एतजाज एहसन, कमर जमान कायरा, यूसुफ रजा जिलानी और कितने लोग मौजूद हों, तो वो जो है एक नाबलद नाअहल को अपना चेयरमैन बना लेते। तो ये मरूसी सियासत की कुछ कमजोरियां हैं जिसके खिलाफ हम जद्दोजहद कर रहे हैं और करते रहे। ठीक है, फिरदौस साहब साथ रहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आजिज धामरा साहब हमारे साथ आ गए हैं, उनसे बात करते हैं। आजिज धामरा साहब, हलीम आदिल शेख साहब की गिरफ्तारी, जिस पर पीटीआई के बहुत सारे रहनुमा, खुद हलीम आदिल शेख साहब भी ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है, ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है। ना सिर्फ गिरफ्तारी के हवाले से बल्कि कह रहे हैं, बल्कि ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोग उनको धमकियां दे रहे हैं, उनकी जान को भी खतरा है। तो ये क्या हो रहा है सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अभी मैंने गुफ्तगू सुनी है मेरे सीनियर साथी की। अब पीटीआई के साथ जो इशू है वो ये है कि एक उदारी पीटीआई इतनी हावी हो चुकी है नजरियाती पीटीआई के ऊपर कि फिरदौस शमीम नकवी साहब जैसे सीनियर आदमी भी एक ऐसी चीज की हिमायत करने बैठ गए हैं, ये अंदर से बेचारे टूटे हुए हैं, बहुत बेचारे सख्त ज़हनी अताब में हैं कि एक नजरियाती पीटीआई को हटा के आप उदारी पीटीआई को। सर ये बात और ये कता कलामी की माजद ये बात, और सर सवाल उनका वैलिड है, सवाल वो हमारा भी है सर। सवाल वो ये है कि स्पीकर से इजाजत लिए बगैर गिरफ्तारी कैसे हुई है? मैं अर्ज कर रहा हूँ मतलब एक इलेक्शन हो रही है और सारी इलेक्शन को दोनों हल्कों में, बल्कि बलूचिस्तान में भी इलेक्शन कल हुई थी ना, और आइंदा भी ज़मीनी इंतखाबात हो गए। वो सिंध गवर्नमेंट करा रही थी या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करा रहा था? नंबर एक बात। और दूसरी बात कि दोनों जगह पे जो टिकटें, इनके अंदरूनी जो झगड़े वो तो सेनेट में भी नजर आ रहे हैं। सारी बातें अपनी जगह सर, सवाल फिर वही, स्पीकर से इजाजत ली गई थी या नहीं? अच्छा, तो फिर मेरे ख्याल में आप फिरदौस शमीम साहब से ये पूछें कि कल के दिन अगर हलीम आदिल शेख साहब बंदूकें उठा के इसी शहर कराची में, अभी बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि ये कराची में एमक्यूएम तर्ज की सियासत करके आप कत्ल गारत करते रहे, और ये सवाल उठाएंगे, ये सवाल जरूर पूछेंगे। जो तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर किसी की जान को खतरा है प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखें, वो एक मामला अलग, मैं जरूर बात करूंगा। लेकिन मेरा सवाल अब फिर वही है, क्या स्पीकर से इजाजत लेकर गिरफ्तारी हुई है सर हलीम आदिल शेख साहब की? मेरे ख्याल में ये जवाब आप इलेक्शन कमीशन से, ये जवाब सर मैं आपसे लूंगा, पीपल्स पार्टी से लूंगा सर। क्या स्पीकर से इजाजत ली गई? आपकी इतलात है सर? कल बस के अड्डे पे गिरफ्तारी नहीं हुई है सर। क्या स्पीकर से इजाजत ली गई या नहीं ली गई? आपका सवाल ये वैलिड बिल्कुल नहीं है। आपका सवाल बनता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन आजिज धामरा साहब, आप जो गिरफ्तारी की वजह जो आप बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो असलहा लेकर वहां पर आए थे, हालात खराब कर रहे थे, तो फिर गिरफ्तारी इस केस में होनी चाहिए थी ना। गिरफ्तारी तो 2 हफ्ते पुराने केस को वजह बनाकर की गई है। पुलिस ने तो यही बताया है। मुझे तो हैरत है कि एक शख्स जो है वो वोटर्स को डिस्टर्ब करे, सरेआम बंदूकों वाले लोग लाके वहां पर बदमाशी और गुंडागर्दी करे। सर यानी बंदूक लाने पर गिरफ्तारी हुई है? और इलेक्शन कमीशन ने अगर उसको वहां से निकाला, और वही शख्स अगर किसी केस में मतलूब है, अगर किसी को गिरफ्तार ना करे सिंध गवर्नमेंट जिसके ऊपर केसेस है, उसके ऊपर भी सवाल बनते हैं। सर 2 हफ्ते पहले क्यों ना किया सर? 2 हफ्ते बाद क्यों किया? टाइमिंग पर सवाल उठता है सर। आप मतलूब लोगों को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? फिर तो ये होनी चाहिए, और ओवरऑल पूरे सूबे के लिए होनी चाहिए। सर मेरा सवाल अब भी वही, क्या आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि स्पीकर साहब को मालूम है या नहीं, या आपको मालूम नहीं है? आजिज धामरा साहब, तो फिर इस तरह से इंटेंशंस पे डाउट तो आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं ना।
मेरे ख्याल में बात करना नहीं चाह रहे। मैंने सर 6 बार सवाल किया, आप जवाब नहीं दे रहे मुझे। मैंने आपसे सवाल यही कि क्या स्पीकर साहब को बताया गया, इजाजत ली गई? सर आप अपना टाइम भी जाया कर रहे हैं, मेरा टाइम भी जाया कर रहे हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि वो स्पीकर ऑफिस से आप पूछ लें, मैं उसका स्टाफ ऑफिसर नहीं हूं। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। आदिल साहब साथ मौजूद थे, आपने कहा आपको नहीं मालूम, स्पीकर ऑफिस से पूछ लें, इलेक्शन कमीशन से सवाल हो। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपसे मैं कमेंट चाहूंगा, आप गुफ्तगू आपने भी इनकी सुनी, वो जो इल्जामात लगा रहे हैं बंदूक उठा के हलीम अदल शेख साहब का जाना, वो जिस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पर हंगामा राई में इन्वॉल्व रहे, आपके पास क्या इतला है? क्या ये मामला ऐसा है कि अगर बंदूक ना लेकर जाते, अगर वो सिक्योरिटी वाले साथ ना होते तो शायद ये गिरफ्तारी ना होती, ऐसा होता? अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोग घूम रहे थे, मैं भी घूम रहा था। मेरे पास कोई बंदूक नहीं थी, मेरे पास कोई लोग नहीं थे। एक आदमी को अपनी हिफाजत का हक है, वो ये समझते थे कि उनकी जान को खतरा है, उनके जो भी मामलात हैं वो बेहतर समझते होंगे, इसलिए उन्हीं ने अपनी जाती सिक्योरिटी को साथ। गोली उनकी गाड़ी पे लगी पहले और उसके बाद फायरिंग। तो भाई पहले ये बता दो कि गोली चलाई किसने उनकी गाड़ी पे, आप कहेंगे ये भी हमने खुद ही चला दी। ठीक भाई, लेकिन फिरदौस साहब वो तो ये बात कर ही नहीं रहे ना कि हंगामा राई पर, हम तो अभी ये कंफ्यूजन नहीं खत्म कर पा रहे कि गिरफ्तारी हुई किस बिना पर है। पुलिस सिद्रा ये कह रही है कि 2 हफ्ता पुराना केस, वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन से पूछें, वो हमें क्लियर है, सुन लीजिए। अच्छा जी फिरदौस साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनके एविक्शन ऑर्डर दिए कि इनको हल्के से बाहर निकाल दो, इनके साथ कोई कंप्लेंट आई होगी। बिल्कुल सही। उसके ऊपर उन्हें हल्के से एसएसपी पुलिस लेके चले गए और अपने पास बिठा दिया। ठीक। और शाम को जो गिरफ्तारी हुई है वो जो उनके फार्म हाउस, जिन फार्म हाउसेस को बुनियाद आपको पता है, बिल्कुल सही, वो सारा मामला हमारे सामने है। ठीक। स्टे ऑर्डर था और सुप्रीम कोर्ट, ये सिंध हाई कोर्ट ने दोबारा इस वक्त कंटेम्प्ट का नोटिस भेजा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लोगों को, ये आपने हुक्म इम्तनाई की वायलेशन क्यों। ठीक है, तो इसमें कसूरवार हलीम आदिल शेख है, ये गवर्नमेंट ऑफ सर। तो फिर अब पीटीआई क्या करेगी? अदालत जाएगी या सड़कें बंद करेगी, एहतजाज करेगी? देखिए, पहली चीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बशमूल पार्टी एक बात के बारे में बड़ी क्लियर है, हम कभी भी इस शहर के अमन को खराब नहीं। ठीक है, यानी हम ये समझें इस बात से कि एहतजाज उस तरीके से नहीं होगा, अलामती तौर पर हो सकता है, लेकिन आप लोग जो एक प्रॉपर तरीकेकार है, अदालत का वही रास्ता अपनाएंगे। मैं आपको हमारा तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज जो था वो डी चौक का, बिल्कुल सही, 126 दिन। लेकिन अली जैदी साहब ने ये कहा है कि धरना देना पड़ा तो देंगे और सड़कें भी भर देंगे। कि वो भर देंगे, लेकिन कौन सी सड़क भरेंगे? हो सकता है चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने की सड़क भरे, हो सकता है असेंबली के सामने की सड़क भरे, लेकिन पूरे शहर को बंद करके और इसकी इस्लामिक लाइफ को मफलूज करने का कम से कम फिरदौस शमीम नकवी उस पर यकीन नहीं रखता। बाकी आज पार्टी की मीटिंग होगी, उसके अंदर लाए अमल बिल्कुल सही, वो पार्टी मुशावरत करेगी। पार्टी को ये होगी कि जो हम पिछले 24 साल से जिन असूलों पे चल रहे हैं, हम उन्हीं असूलों के मुताबिक। अच्छी बात यह है कि शहर बंद नहीं होगा। सिर्फ एक बात और बता दें फिरदौस साहब, क्योंकि आजिज धामरा साहब साथ मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि ये सवाल स्पीकर हाउस से होना चाहिए, तो क्या तहरीक इंसाफ ने स्पीकर हाउस से ये सवाल किया, राबता किया कि गिरफ्तारी हुई है? जी अजीज धामरा साहब पता नहीं किस तरीके से सोचते हैं, ये सवाल मेरा पुलिस से है, स्पीकर से क्यों सवाल करूं जब स्पीकर ने इशू ही नहीं किया? तो पुलिस का क्या जवाब है सर इस पे? और पुलिस किसके नीचे? चीफ मिनिस्टर के नीचे। होम मिनिस्टर कौन है इस वक्त? सिंध का चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, यही सवाल पे आजिज धामरा साहब से फिरदौस साहब, एक तो यही सवाल मैं आजिज धामरा साहब आपसे पूछूंगी, और दूसरा ये कि ये कल्चर कब बदलेगा? हमेशा इलेक्शन होते हैं, हम यही देखते हैं कि ऐसे ही मार धाड़ होती है, शहर का अमन खराब होता है, ये कब तक चलता रहेगा? चाहे पुलिस के मामलात हों, चाहे इजाजत लेने ना लेने के मामलात हों। आपके जरिए अजीज धामरा साहब को कल की उनकी जीत के ऊपर मुबारकबाद दे देता हूँ। जमहूरियत का हुसन ये है, मुझे कोई उसमें शर्म नहीं है, इलेक्शन जरूर उन्होंने जीता, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ दोनों। सर बहुत बड़े दिल का मुजाहरा। देखे सिद्रा, मैंने पहले ही ये बात की थी, और सर पहले तो आप उनका शुक्रिया अदा करें, मुबारकबाद दिया उन्होंने। सर मैं तो इनको सलूट करता हूँ, ये नजरियाती पीटीआई है भाई, मैंने तो पहले ही कह दिया था। ठीक है, मैं तो इनको सलूट करता हूँ कि ये नजरियाती पीटीआई है, और जो गड़बड़ हुई है, देखे पीटीआई को या
असल पीटीआई को जो खतरा है ना वो अपोजिशन से नहीं है, ना सिंध गवर्नमेंट से है, ना पीपल्स पार्टी से है। ये झगड़ा जो है नजरियाती और उधारी पीटीआई के दरमियान चल रहा है और बखूबी जानते हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, बड़े सीनियर संजीदा हैं, मुझे दिल से इज्जत है इनके लिए। देखिए कल इलेक्शन सिर्फ कराची में नहीं हो रहा था, सांगड़ में भी हुआ, बलूचिस्तान में भी हुआ। सांगड़ में भी उसी सिंध गवर्नमेंट की गवर्नमेंट है जो कराची की सिंध गवर्नमेंट की गवर्नमेंट है, मगर एक शख्स, आपको ये मालूम है, वो फुटेजेस आपके पास पड़े होंगे, इसी शख्स की जो कल गिरफ्तार हुए हैं। आपको मालूम है कि जब वो केस हुआ था मजार वाला, किस तरह थानों में पुलिस को धमकियां देते रहे, और अभी फिरदौस साहब ने खुद कहा कि उन्होंने स्पीकर ऑफिस से राब्ता ही नहीं किया, बात ही नहीं की। तो ये इल्जाम कैसे लगा रहे हैं कि जी आपने बगैर पूछे गिरफ्तारी की होगी? और ऐसा शख्स जो बार बार कराची के लॉ एंड ऑर्डर को खराब करे, यही शख्स था जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे थे घोटकी में, इलेक्शन कमीशन ने वहां से निकालने पे इनको मजबूर कर दिया। अच्छा धामरा साहब, इस पे ना फिरदौस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। एक ही शख्स क्यों कर रहा है ये सारी कंप्लेंट फिरदौस शमीम नकवी साहब से क्यों नहीं है? साहब थोड़ा पढ़ लिख लो कानून, थोड़ा सा पढ़ लो, ज्यादा नहीं पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ लो। कानून कहता है कि पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती बगैर इजाजत, स्पीकर की इजाजत है। तो अरेस्ट करने वाले को सवाल फिरदौस भाई आप हलीम आदिल शेख उधारी पीटीआई की इस सारी गुंडागर्दी को जो है वो सही करार दे रहे हैं? नहीं, उनका सवाल का जवाब नहीं है धामरा साहब, ये उनके, मैंने इनकी बात सुनी नहीं सही तरीके से। वो गोली उनकी गाड़ी पे लगे, गोली उनकी गाड़ी पे लगे, फार्म हाउस के ऑर्डर के तहत आप उनका तोड़े, और गुंडागर्दी जो है वो हलीम आदिल शेख कर रहे हैं। ये आप चश्मा पहने में मेरे भाई। फिरदौस भाई आप कहना चाह रहे हैं कि आपका हलीम आदिल शेख बंदूक उठा के लोग मारते रहे और आप स्पीकर को ढूंढते रहे? सर मैं ये कह रहा हूँ कि लोगों को मारे, लोगों को चलते हैं, वो तो प्राइवेट सिक्योरिटी तुम लेके घूमता है। देखिए मैं अगर किसी असेंबली का रुकन होगा, क्या कानून मुझे इजाजत देता है कि मैं लोगों को मारता रहूं और स्पीकर को कोई ढूंढता रहे? अच्छा फिरदौस साहब और धामरा साहब, आप दोनों की इजाजत से मुझे सिर्फ इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये मेंशन करने दीजिए कि ये गिरफ्तारियां फिर दो डिफरेंट एलिगेशंस पे होनी चाहिए थी। एक तो अमन खराब करने पे, दूसरा एक जो 2 हफ्ते पुराने केस था। हमें ये बता दे सिर्फ ये गिरफ्तारी किस बुनियाद पर हुई है, कल वाले मामले पे या 2 हफ्ते पुराने मामले पे? देखें FIR कल की थी, एक शख्स जो कंटिन्यू पोलिंग पे आके सारी गड़बड़ कर रहा है, और इन जैसे लोगों को एक जो जड़ है ना इस मुल्क में, इस तरह के लोगों को शेल्टर नहीं धामरा साहब, जिस FIR की बात आप कर रहे हैं, फिर गिरफ्तारी इस FIR पे हुई है? लोगों को देखें, शमीम साहब जैसे शरीफ लोगों को उतार दिया इमरान खान ने, इस तरह के लोगों को शेल्टर देके खुद इमरान न्याजी इस शहर कराची में खून खराबा करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद वजीर आजम पाकिस्तान कर रहे हैं। सर मुझे बस एक जुमले में बता दें कि जो आपने मेंशन किया कि कल एक FIR थी, तो ये जो गिरफ्तारी हुई वो कल वाली FIR पर हुई है? देखिए कल उनको हल्के से निकाल दिया गया, गिरफ्तारी पुराने केस में हुई है। अगर केस में गिरफ्तारी हुई है तो आप तो अप्रिशिएट करें ना, ये फिरदौस शमीम साहब। सर अप्रिशिएट तो करेंगे ना, पुलिस बता दे सर, पुलिस दिखा दे कि वो इजाजतनामा उनके पास है, को रखेंगे तो ऐसा ही होगा। सर बाय लॉ चीजें हों तो अप्रिशिएट किया जाएगा। जो एक मुतालबा है तरीके इंसाफ का पूरा कर दें, आप उन्हें दिखा दें, पुलिस आपके अंडर, आप दिखा दें कि इजाजतनामा मौजूद है पुलिस के पास। असल में सर फिरदौस साहब प्लीज आप बताइए, धामरा साहब लेट फिरदौस साहब टू से समथिंग। जी फिरदौस साहब, जो मरीज में ही बैठा हुआ है उसको इसने अभी तक क्यों नहीं पकड़ा, और उजैर बलोच का केस के क्यों नहीं लड़ते? अगर ये इतने मुस्तैद है कानून में इम्प्लीमेंट करने को है, ठीक है। कुछ ऐसे सवालात हैं कि जिनके वाकई फिर जब जवाब लेने जाते हैं तो नए सवाल सामने आ जाते हैं। फिरदौस साहब थैंक यू वेरी मच। आजिज धामरा साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। आजिज धामरा साहब ने क्लियर किया है कि एक FIR कल थी, लेकिन जो गिरफ्तारी है वो पिछले केस में हुई है, और यही तरीके इंसाफ का मौक़िफ़ है कि अगर गिरफ्तारी पिछले केस में हुई है तो अब क्यों हुई है, और साथ साथ फिरदौस साहब एक बात ये कह रहे थे कि उनको गिरफ्तारी पे एतराज नहीं है, वो ये बस कह रहे थे कि ये बता दिया जाए कि तरीकाकार ये क्यों, स्पीकर की इजाजत क्यों नहीं ली गई, अगर ली गई है तो वो इजाजतनामा दिखाया। एग्जैक्टली। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और मौज़ूआत बाकी हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद जनाब। खबर है कराची से, कराची के शहरियों के हवाले से। तो कराची के शहरियों ने हेलमेट की पाबंदी हवा में उड़ा दी है।
मेन शाहराह फैसल पर बिना हेलमेट के शहरियों का मोटरसाइकिल का सफर जारी है। जब हम बात करते हैं हेलमेट की, तो इससे मुतालिक मुझे याद है डीआईजी ट्रैफिक साहब से हमने गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा था कि वक्तन फ़वक्तन वो ऐसी कैंपेन लॉन्च करते रहते हैं, जिस तरह वो चाहे फैंसी नंबर प्लेट से मुतालिक हो, वो काले शीशे हों, वो चाहे हेलमेट हो, वक्तन फ़वक्तन ऐसी कैंपेन का लॉन्च होना उससे फ़र्क तो पड़ता है। लेकिन इस वक्त क्या सूरत हाल है शाहराह फैसल की, आपको मनाज़र दिखा भी रहे हैं कि जो बाइकर्स हैं, जो राइडर्स हैं, वो जा तो रहे हैं लेकिन हेलमेट के बगैर ये ख़तरनाक है। क्या सूरत हाल है शाहराह फैसल पर? हमारे नुमाइंदा यासिर हुसैन हमें इससे मुतालिक मज़ीद अपडेट करेंगे। जी यासिर। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन शाहराह फैसल पे, जो कि स्टार गेट का स्टॉप भी कहलाता है। यहाँ पर जो शहरी हैं वो वायलेशन करते दिखाई दे रहे हैं। पाबंदी के बावजूद जो है हेलमेट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हेलमेट जो है बाइक सवार बिना हेलमेट के बाइक चला रहे हैं, जबकि ये काफ़ी तेज़ ट्रैक भी कहा जाता है, काफ़ी फास्ट ट्रैक भी कहा जाता है। पूरे ही शहर भर की तरह इस ट्रैक के ऊपर भी बिना हेलमेट के बाइक सवार जो है वो बाइक चला रहे हैं। जबकि कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, ट्रैफिक एहलकार हैं, उन्होंने हमारे सामने यहाँ पर कुछ मोटरसाइकिल सवार को रोका, उनसे पूछा भाई ये वायलेशन आप क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बहाना बनाया। किसी ने कहा कि हमें फौतगी में जाना है इसलिए हेलमेट भूल गए, तो किसी ने कहा कि इमरजेंसी में निकले हैं इसलिए हेलमेट भूल गए, जबकि एक शख्स ने कहा कि स्कूल बच्चों को छोड़ने आए थे इस वजह से हेलमेट या कोई भी डॉक्यूमेंट रखकर नहीं लाए। जबकि एहलकारों का कहना था कि इस तरह के मामला जो हैं वो रोज़ाना देखने में आते हैं। वायलेशन जो है वो तकरीबन 70 से 80% लोग रोज़ाना की बुनियाद पर कर रहे होते हैं, जिनको हम चलान भी कर रहे होते हैं। जबकि हेलमेट का जो चलान है वो 150 रुपये का चलान है, और उन्होंने कई शहरियों का हमारे सामने चलान किया और एक बाइक जो है वो भी चौकी पे बंद करवाई। जी यासिर, आप हमें अपडेट तो कर रहे हैं, लेकिन खुद कराची वाले जो कि इस पाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनकी क्या मजबूरियां हैं? क्यों वो हेलमेट नहीं पहनते? इस पाबंदी की पासदारी वो क्यों नहीं करते? ये उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं कि वो क्यों नहीं पहनते हेलमेट। लेके आप आए, आईडी कार्ड भी आपके पास नहीं है, लाइसेंस भी आपके पास नहीं है, तो कैसे प्रूफ होगा कि क्या है आप, कौन है? नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो प्राइवेट हूँ, मेरे सामने ऑफिस है साथ ही। नहीं, आप तो हैं जी। ये कि मैं आपको टिकट दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आपकी गाड़ी चौकी पे बंद कर रहा हूँ। सर इनका लाइसेंस नहीं है तो इनको 500 का चालान होता है 30 कोड पे, और हेलमेट ने वेयर किया हो तो 150 रुपये का चालान है। गाड़ी आप भेज रहा हूँ चौकी पे, वहाँ ये टिकट पेड करें, उसके बाद की गाड़ी रिलीज होगी। डॉक्यूमेंट हैं गाड़ी के? डॉक्यूमेंट्स नहीं है मेरे पास। लाइसेंस आपका? लाइसेंस है, घर पे पड़ा हुआ। आईडी कार्ड है? नहीं है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं लेके आए? क्यों, इमरजेंसी में जा रहे हैं? जी इमरजेंसी जा रहा हूँ, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। हॉस्पिटल जा रहे हैं? कहाँ रहते हैं आप? मैं पीछे रहता हूँ, शाह फैसल में रहता हूँ। डॉक्यूमेंट आप लेके रखिए ना, आईडी कार्ड तो हर वक्त बटवे में होता है आपके। सर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मैं सब कुछ मेरे घर जेब में 1 रुपये भी नहीं, आप यकीन करें। हॉस्पिटल जा रहा हूँ, अच्छा इमरजेंसी हो गई है, डिलीवरी केस का मसला है। आगे बढ़ेंगे एक और मौजू की जानिब और बात करेंगे मोहम्मद अली सतपारा से मुताल्लिक, जिनको ढूंढने का जो ऑपरेशन है वो तारीख़ का सबसे तवील तरीन ऑपरेशन है। उनको ढूंढने की अब भी कोशिश की जा रही है, और जब हम उनको ट्रिब्यूट पेश करने की बात करते हैं तो मारूफ पाकिस्तानी गुलकार, समाजी कारकुन और सियासतदान अबरारुल हक साहब ने लापता पाकिस्तानी कोहे पैमा मोहम्मद अली सतपारा के गाँव में स्कूल बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट की है और ऐलान किया कि इंशाअल्लाह अपने हीरो की याद में उनके इलाके में स्कूल बनाएंगे। हिलाल अहमर पाकिस्तान के चेयरमैन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अबरारुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। अबरार भाई, ये ख्वाहिश थी अली सतपारा की भी कि बच्चों के लिए उनके गांव में स्कूल बना पाएँ, वो तो ख्वाहिश कर गए, उनकी ख्वाहिश थी, उनका ख्वाब था, वो पूरा ना हो सका। आप वो ख्वाब पूरा कर रहे हैं, वो ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। थोड़ा सा बताएंगे इस काम के लिए क्या तैयारी हो रही है, किस फेज़ में है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली सतपारा हमारा हीरो है। बिल्कुल। पहले तो वी आर वेटिंग फॉर सम मिरेकुलस कमबैक ऑफ आवर हीरो, अल्लाह करे वापस आए इंशाअल्लाह। लेकिन वो हीरो हर सूरत में है और हमने उसका ख्वाब पूरा करने का ख्वाब देखा है, अल्लाह इसको पूरा करेगा इंशाअल्लाह। मेरी बात हुई है वहाँ के सीएम से, गिलगित बल्तिस्तान के, वहाँ के प्लानिंग और डेवलपमेंट के मिनिस्टर से, और उनके बेटे से भी मेरी बात हुई है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द, सबसे पहले तो मैं विजिट करूंगा वहाँ पे। और वो असल में एक माउंटेनरिंग स्कूल बनाना चाहते थे, जिसमें वो
सिखाएं कि माउंटेनियरिंग कैसे की जाती है। पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस की कमी है। सो अब इंशाल्लाह उसका ख्वाब हम पूरा करेंगे और पाकिस्तान में अभी तक कोई माउंटेनियरिंग स्कूल नहीं है। इस सिलसिले में हम कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इंशाल्लाह करेंगे और फिर एक अकाउंट बना दिया जाएगा सहारा का, जिसमें लोग डोनेट कर सकते हैं। और फिर इंशाल्लाह होपफुली जल्द अल्लाह ने चाहा तो मार्च के पहले हफ्ते में हमारा प्लान है। सीएम साहब से जो बात हुई है, हम उनका गांव भी विजिट करेंगे, वो एरिया वो हमें ज़मीन अलॉट कर देंगे वहाँ पे, और उसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक बाकायदा अच्छी प्लानिंग के बाद कोशिश करेंगे कि एक मैचिंग स्टैंडर्ड हो जो दुनिया भर में माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उसके मुताबिक उसको करें। और ऐन मुमकिन है कि हमें बैरून मुल्क से भी कुछ ऐसे लोग बुलवाने पड़े जो यहाँ पे आके लोगों की कैपेसिटी बिल्ड करेंगे कि माउंटेनियरिंग एक टेक्निकल नोयत का सब्जेक्ट है, और यहाँ के लोगों को ट्रेन कर देंगे ताकि वो फिर आगे फर्दर ट्रेनिंग जो है वो लोगों को देते रहेंगे। अभी इनिशियली हम डिस्कशंस कर रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ और प्लानिंग फेज में हैं। अच्छा अबरार, आप वैसे भी फलाही काम करते रहते हैं, तो ये जो स्पेसिफिक स्कूल आप बनाने जा रहे हैं, पहले से जहन में ख्याल था कि मैं एक ऐसा मंसूबा बनाऊंगा, फिर अल्लाह ने वो वक्त भी दिखा दिया और एक ख्वाहिश आपके सामने आ गई? इस स्कूल के बारे में कुछ और आप हमारे साथ शेयर करें कि पहले कुछ सोचा था, ये ख्याल अब सडन अब इसके बाद आया आपको? अच्छा, ये मेरा इसमें मानना है कि आइडियाज अल्लाह की तरफ से आते हैं। मैं सोकर उठा तो मैंने टीवी ऑन किया तो ये खबर चल रही थी कि अली सदपारा के मिशन की वजह सामने आ गई, और उसकी वजह ये थी कि वो अपने गांव में एक स्कूल बनाना चाहते थे। मेरा बड़ा दिल महमूम भी हुआ, और जैसे इंसान इमोशनल हो जाता है तो मैंने कहा या अल्लाह उसके नाम पे बना देना। तो मुझे लगा कि मुझे ये मैसेज मिला है कि तुम बना दो ना फिर। तो मैंने कहा ये तो फिर अल्लाह ने बनाना है। फिर मैंने बड़े भाई मेरे इसरार से मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाईजान इस तरह से है, तो वो स्कूल बनाना चाहते थे। तो कहते हैं तो फिर अल्लाह का नाम लेते हैं, बना देगा, अल्लाह ही बनाएगा, हम कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अल्लाह ही ज़हन में डालता है। और मैंने फिर एक ट्वीट कर दिया और माशाल्लाह उसका इतना अच्छा रिस्पांस मिला, मुझे नहीं अंदाजा था कि हम सब लोग कितने प्यार। मैं समझ रहा था कि सिर्फ मैं ही वरीड हूँ उसके बारे में। जब वो मिल नहीं रहा था, मैं बाहर भी जाता था, मैं थोड़ी देर बाद ना घर फ़ोन करके पूछता था वो अली सदपारा मिला है कि नहीं मिला। तो बेगम कहती थी नहीं अभी तक नहीं, अभी तक कोई पता नहीं, अभी तक। तो बड़ा एक जैसे इंतज़ार होता है। तो अल्लाह के काम है। मैं तो अभी भी ये कहूँगा कि हम किसी मौजज़े का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो एक हीरो है हमारा, और उसने हमारा सर फख्र से बुलंद किया। इंशाल्लाह तो बनाएंगे, इंशाल्लाह उसके नाम पे इंस्टीट्यूशन बनेगा, उसका नाम होगा, वहाँ पे हिस्ट्री लिखी होगी, और हमारे भाई का नाम हमेशा जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। नो डाउट अबरार भाई, वी ऑल आर वेटिंग फॉर द मिरेकल, और यही बात बार बार कहने का दिल चाहता है, और इसी इंतज़ार में है हम कि अल्लाह कोई मोजज़ा दिखा दे इंशाल्लाह। अबरार भाई एक बात और बताएं कि अभी पहले आपने जिस तरह जिक्र किया फंड रेजिंग से मुताल्लिक भी, और जिस तरह आपने कहा गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट से भी बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट इससे भी कोई बात हो रही है? नहीं, वफाकी हुकूमत से भी कोई बात हो रही है? सपोर्ट यहाँ से भी मिल रही है? देखिए, सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारे लीडर ही एक फिलैंथ्रोपिस्ट है जिन्होंने इंस्पायर किया हम जैसे लोगों को, और हमने भी फिलैंथ्रोपी में कदम रखा और अल्लाह ने हमसे भी काम लिया। तो अच्छे जो लीडर्स होते हैं ना, वो फॉलोअर्स की बजाय लीडर्स पैदा करते हैं। तो इमरान खान उन लीडर्स में से हैं, उन्होंने हमें इंस्पायर किया हुआ है। और हमारे सीएम बलूचिस्तान, सीएम गिलगित बल्तिस्तान भी जो है वो इंस्पायर्ड है, और उन्होंने इतनी खुशी का इजहार किया कल जब मेरी उनसे बात हुई। तो वो खुद भी बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह हमें भी पूरी सपोर्ट करेंगे, हमें ज़मीन फराहम हो जाएगी। और भी आज मुझे वो कह रहे थे कि वहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं और कमिश्नर साहब हैं वो भी मुझसे रब्ता करेंगे। तो होपफुली चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। एक दिन के अंदर काफ़ी डेवलपमेंट्स भी हो गई हैं। तो अभी हम उसका विजन क्लियर करेंगे सबसे पहले कि कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन होगा, पूरे पाकिस्तान से लोग वहाँ जाके माउंटेनियरिंग सीख सकेंगे, और फिर आगे किस तरह कितना बड़ा होगा, कितने लोग बाहर से आएंगे ट्रेनिंग देने के लिए। आइडिया आपने हमें बताया अबरार। अब इस स्कूल के नाम के बारे में हमें कुछ बताएं। अली सदपारा, ये नाम तो हम सबको प्यारा हो चुका है, आप इस नाम से प्यार करते हैं, हम बल्कि पूरा पाकिस्तान और पूरे दुनिया में हमारे लिए फ़ख्र का बायस है। क्या ये स्कूल उनके नाम से मुंसलिक होगा, ये भी बताइए। अली सदपारा का ही होगा, इससे बड़ा क्या नाम हो सकता है। उसी का नाम अल्लाह जिंदा रखेगा। अल्लाह ने जिनका नाम जिंदा रखना होता है ना, मैं कभी कभी कहता होता हूँ कि हमारा जो अस्पताल है ना, इस पे भी सोहरा शफी अस्पताल लिखा, मेरा नाम नहीं लिखा कहीं। सो अल्लाह ने जिन लोगों का, वो अल्लाह के वली थे मेरे वालिदैन, उनका नाम जिंदा रखना था। 100 साल के बाद, 200 साल के बाद अबरारुल हक को कोई नहीं पूछेगा, याद करेगा, लेकिन मेरे वालिदैन का नाम जिंदा रहेगा। इसी तरह हमारे भाई
अली सदपारा का नाम जिंदा रहेगा इंशाल्लाह, हमेशा हमेशा उसी के नाम से बनेगा इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी बात। अब ये बताएं कि यूँ तो ज़ाहिर अभी प्लानिंग हो रही है, बड़ी सपोर्ट की ज़रूरत भी है, फिर दैन फंड रेजिंग एंड एवरीथिंग। आइडिया क्या है आपका, सोच क्या है कि स्कूल कब तक मुकम्मल हो पाएगा कि बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल कर पाएंगे? देखिए, हमारा काम करने का सहारा का प्रोसीजर जो हमने सहारा से सीखा है, बड़े भाई मेजर इसरार हक साहब बहुत ही ज़ील के साथ काम करने वाले हैं। तो हमारी तो कोशिश होती है हम दिनों में मुकम्मल करते हैं प्रोजेक्ट्स। अल्लाह ने चाहा तो ये महीनों के अंदर अंदर इंशाल्लाह हो जाएगा, साल नहीं लगेंगे। हमने जैसे कोविड-19 वाला हॉस्पिटल जो मैंने रेड क्रेसेंट के प्लेटफॉर्म से बनाया था, वो 15 डेज में बनाया था। बिल्डिंग मौजूद थी, एक अबैंडन्ड बिल्डिंग थी, और लेकिन फिर भी बहुत सारे काम करने वाले थे, रेनोवेशंस थी, 6 नए बाथरूम बनाने थे, पूरी तोड़ फोड़ थी, और फिर 118 का हमला रखना था, 15 वेंटिलेटर्स का बंदोबस्त, 90 बेड्स पे ऑक्सीजन, 120 बेड्स का हॉस्पिटल और 2 पैसेज 3 जोन फार्मूला। तो हम काम करने के हवाले से अल्लाह हमारा साथ देता है, हम बहुत जल्दी करते हैं। बस एक दफ़ा हमें देख लेने दें, इसका विजन क्लियर हो जाए, फिर हम हतमी तौर पे कुछ कह सकेंगे कि कब तक हम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में अबरार, अली सदपारा की फैमिली से आपकी बात हुई, उनके बेटे से बात हुई, उनके रिश्तेदारों से बात हुई? लाजमी बात है, सुनकर वो खुश तो हुए होंगे, उनके जज्बात क्या थे वो भी ज़रा हमारे साथ शेयर करें आप। मेरी फ़ोन पे बात हुई थी उनके भतीजे से भी और उनके बेटे से भी, तो मैं महसूस कर सकता था कि वो उनकी खुशी और उनके जज्बात को टेलीफोन पर ही, क्योंकि मैं खुद बड़ा जज्बाती था, तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा ये आप नहीं बनाना है, ये किसी और ने नहीं है, और हम लोगों ने साथ मिलकर ही ये बनाना है, उसको भी हमने साथ साथ रखना है इसमें, और इतनी एम्पावर कर देना है उस फैमिली को, क्या आने वाले वक्तों के अंदर वो जो है वो दुनिया के बड़े स्टार्स बने, वो खुद भी बने, उनकी फैमिली में से लोग आगे आए। मेरी ये कोशिश होगी कि उनकी फैमिली को हमने अपलिफ्ट करना है, क्योंकि ये हमारी हीरोज की फैमिली है। हमारे यहाँ होता ही है कि हीरोज चले जाते हैं, उनको हम दादरसी करते हैं, मगर उनकी फैमिलीज जो है ना वो बड़ी अपसेट हो जाती, परेशान हो जाती है। अब हमने उनकी फैमिली को अपलिफ्ट करना है, मेरा एक ये भी ख्वाब है, अल्लाह की और इंशाल्लाह ये ख्वाब ज़रा होगा बिल्कुल उस तरह से जिस तरह मोहम्मद अली सदपारा का ख्वाब था कि स्कूल हो, वो ख्वाब अब पूरा होता हमें दिखाई देगा। ये ख्वाब उनका ये भी था कि वो विंटर में K2 सर करें, और बिल्कुल जिस तरह K2 सर की और हम जिस तरह गुफ्तगू करते आए उसके बाद के वापसी पर हादसा पेश आया। तो ख्वाब पूरे होते हैं, लेकिन जब हम ख्वाब पूरे करने की बात करते हैं, ख्वाबों की कीमत भी होती है। जब ख्वाबों की कीमत की बात करते हैं, कभी कभी बहुत अरसा उसकी कीमत होती है। जैसे कि लेग स्पिनर जाहिद महमूद का अगर मैं यहाँ जिक्र करूँ, उनका ड्रीम डेब्यू हुआ, दादू के स्पिनर, इन्होंने करियर का पहला मैच, इसमें 3 शिकार किए। ही इज़ 32 ईयर्स ओल्ड। करियर का पहला फर्स्ट क्लास मैच इन्होंने नवंबर 2009 में खेला था, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए उन्हें इंतज़ार करना पड़ा, और इंतज़ार बड़ा तवील था। ये 11 साल का इंतज़ार था। कम अरसा नहीं होता, और कम इतने अरसे के लिए आप ये ख्वाहिश दबाकर बैठे हैं कि मुझे भी आगे जाना है, परफॉर्म करना है। लेकिन टीम में शमूलियत और शानदार कारकर्दगी पर उनके वालिदैन बहुत खुश हैं, जाहिर सी बात है, वालिदैन और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनको मौका मिला, उन्होंने करके दिखाया जो वो कर सकते थे। तो बहुत अच्छी बात है कि उनके कैरियर से मुताल्लिक एक रिपोर्ट है हमारे पास, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ख्वाब जिंदा रखा, फिर ख्वाब पूरा हुआ। जाहिद महमूद तकरीबन 15-16 साल से क्रिकेट का शौक़ था, उसको खेलता रहता था ग्राउंड में। उसके बाद ये फर्स्ट में आया और रांद खेलता रहा, और क्रिकेट बोर्ड की तरफ से लाड़काने में और कराची में भी, अभी PLS में था, पहले भी था PLS में, अब भी है। और उसके बाद कायदे आज़म ट्रॉफ़ी में भी खेलता रहा। उसके बाद अचानक इनका सिलेक्शन हो गया T20 में, नेशनल टीम में। अल्लाह का फजल है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चे के जो ख्वाब थे और मेरे ख्वाब वो पूरे हुए। वो नेशनल गेम में चला गया। मेरा भी यही ख्वाब था कि पाकिस्तानी टीम कौमी टीम में चला जाए और पाकिस्तान का कुछ नाम रोशन करे। इसलिए वो दिलचस्पी दिखा रहे थे, उनके भी ख्वाब थे, तो खेलता रहा। अल्लाह मियाँ ने करम किया और मेरा बच्चा नेशनल
T20 में अच्छा काम किया उसने। बचपन में मेरा भाई था, वो इधर अस्पताल में कंपाउंडर था, वो खेलते थे रांद से पड़ोसी में होता उसे खेलते थे ग्राउंड पे। वो फिर मेरा बड़ा बेटा खालिद महमूद वो उसके साथ जाते थे, तो वो खेलते थे उसके, तो फिर वो ये उसके साथ गया, तो ये भी खेलता था, पर दिलचस्पी इसमें बहुत दिखाई। मैंने तो नहीं सोचा था, पर बस अल्लाह ने दिखाया मुझको, ये दिन रब ने दिखाया। अगते अल्लाह के पारा थे, अल्लाह दिखाएगा अगते। तो रात तो बहुत मुझे खुशी हुई, मैं रात बिल्कुल मैं देखती थी, सारी रात मैंने देखी, मुझे बहुत खुशी थी। माँ तो माँ होती है ना। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि बचपन से क्रिकेट खेलता है। शायद मामू ने यहाँ इस ग्राउंड से बचपन से, ये पहले सीमेंट विकेट था, शायद मामू ने यहाँ से क्रिकेट स्टार्ट की है अपने भाई से मुतासर होकर। इसका बड़ा भाई खालिद महमूद वो भी एक ज़बरदस्त क्रिकेटर है। T20 साउथ अफ्रीका में उसने डेब्यूट किया है। ये 72 ईयर्स का रिकॉर्ड जो है ना ब्रेक किया है। मलिक लियाकत की रिपोर्ट आपको हमने दिखाई है और इससे मुतालिक ज़ाहिर हमने पहले भी बात की थी कि जो ख्वाब होते हैं उन्हें ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब ख्वाब ज़िंदा रखें तो ऑटोमेटिकली आप उस तरफ कदम बढ़ाते चले जाते हैं अनइंटेंशनली। सिर्फ अगर सोच ऐसी हो, ख्वाब देखा हो, तो फिर आप कुछ ना भी करें, उसे ज़िंदा रखें ख्वाब को दिल में, तो फिर आप उस तरफ जाना शुरू कर देते हैं। अल्लाह आपको उस तरफ लेकर जाता है। और देखिए 11 साल बाद इनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। वही ना शुएब, वो कहते हैं ना कि जैसी आपकी नीयत हो वैसी आपकी मंजिल हो जाती है। बिल्कुल। और नीयत और मंजिल हमारी तो यही है कि महंगाई कम हो जाए, और हम चाहते भी यही है। मसला ये है मंजिल पर पहुंचने के लिए नीयत अच्छी हो, जैसी भी हो, पेट्रोल महंगा मिलता है, पेट्रोल की नीयत खराब हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनाब, पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें महंगाई को भड़काने लगी हैं। क्या सब्जियां, क्या खाने पीने की चीज़ें, क्या टमाटर, प्याज, हर चीज़ खरीदने जाना मुश्किल होने लगा है। हर तरफ क्या दिखता है आपको? सिर्फ महंगाई की दुहाई सुनाई देती है हर जानिब। और अगर हम सिर्फ लाहौर की बात करें, एक शहर की बात कर लें, तो लाहौरी इस महंगाई से कितना परेशान है, शाहीन शहजादी इससे मुतालिक हमें मजीद बताएंगी। 2021 हमारे लिए बड़ी बरकतें, रहमतें लेकर आया है। पाकिस्तान से कोरोना के बादल, जहरीले बादल खत्म तो नहीं हुए, लेकिन धीरे धीरे छटने लगे हैं। कोरोना वैक्सीन भी पाकिस्तान पहुंच चुकी है, स्कूल भी खुलने लगे हैं, और उम्मीद है कि यही साल हमारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा। ढाबे पे मैं आई, काम करते हुए चाय की तलब महसूस हुई, तो मुझे लगा कि चाय पी लेनी चाहिए। और चाय पीते पीते मुझे ये ख्याल आया कि चाय का और पेट्रोल का बड़ा गहरा और महंगा रिश्ता है। ऐसा नहीं है कि चाय के इस कप में दूध की जगह पेट्रोल डलता है, या फिर पत्ती जो है वो पेट्रोल में डिप होके इस्तेमाल होती है। जब भी दूध किसी ढाबे तक पहुंचता है तो वो किस पे आता है? गाड़ी पे। और गाड़ी में क्या इस्तेमाल होता है? पेट्रोल। इसी तरीके से जब हम पत्ती खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, तो जिस गाड़ी या मोटरसाइकिल पर हम बाजार जाते हैं उसमें भी पेट्रोल इस्तेमाल होता है। मैं ये ज़रा चाय का कप ख़त्म कर लूँ, उसके बाद फिर लोगों से बात करते हैं कि पेट्रोल इनकी ज़िंदगियों में कितना दखल अंदाजी कर रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं चाय वाले भाई से। चाय इनकी मज़ेदार थी, लेकिन इनसे पूछते हैं कि ये सफ़र कितने में तय होता है दूध लाने का? पहले दूध कहाँ से और कितने में लेके आते थे, और अब ये सफ़र इनको कितने में पड़ता है? अच्छा भाई बताइएगा, पेट्रोल का आपकी ज़िंदगी पे क्या असर होता है? बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है, लेकिन पहले ऐसी लेके आते 200 रुपये का पेट्रोल, अब पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा, 400 रुपये का लगेगा। बाकी बॉर्डर से दूध लेके आने ऐसे बड़े परेशान हो गए हैं। मार्केट में हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पे खवातीन शॉपिंग कर रही हैं, लड़कियां भी हैं। थोड़ा उनसे भी इस बारे में जान लेते हैं कि पेट्रोल ने इनकी ज़िंदगी को कितना बदला है, या मुश्किल में डाला है, या आसान किया है। कितने पैसे लग जाते हैं घर से ऑफिस तक पहुँचने में, कितना फ़र्क पड़ा है, कितनी ज़िंदगी तब्दील हुई है? कंपैरेटिवली मेरा आने का ऑटो का किराया पहले 220 या 250 तक होता था, बट अब मोर देन 420 या इवन 500 तक भी मैं पे कर चुकी हूँ एक साइड का। बस तुम पूरा तो जनाब, महंगाई को तो यूं लगता है कि नहीं लगने वाला ब्रेक, लेकिन हम यहाँ पर ले लेते हैं ब्रेक। लेते हैं जनाब। नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद। बात करेंगे महंगाई से मुताल्लिक, और ख़बर यह कि हुकूमत मिनी बजट लाने का कोई इरादा नहीं रखती। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी बराए रेवेन्यू डॉक्टर वक़ार मसूद ने नुमाइंदा समा शकील अहमद को इंटरव्यू में खुशखबरी सुनाई और कहा है कि टैक्स नेट में तेजी से इजाफा हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं, मौजूदा माली साल का 4,963 अरब का टैक्स हदफ हासिल कर लिया जाएगा, और मशकूक ट्रांजैक्शंस रोकने के लिए
शनाख्ती कार्ड को अहम हथियार करार दिया गया है। तो वो इंटरव्यू अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नए माली साल के बजट 2021-22 की तैयारियों का आगाज हो चुका है। आमदन और अखराजात में तवाज़ुन किसी भी हुकूमत की बुनियादी पॉलिसी होती है और इसके लिए टैक्स रेवेन्यू में इजाफा सबसे बड़ा चैलेंज होता है। इस पर हम बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी बराए रेवेन्यू डॉक्टर वकार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये बताइएगा कि इस फिस्कल ईयर के पहले 7 माह में तकरीबन 7% ग्रोथ देखी गई है रेवेन्यू में, लेकिन 4,963 अरब का जो टैक्स हदफ है उसको पूरा करने के लिए अभी भी काफ़ी एफर्ट करना पड़ेगी। तो आपके ख्याल में मिनी बजट लाए बगैर ये मुमकिन है कि हम इतना बड़ा हदफ पूरा कर लें? मिनी बजट वगैरह का ख्याल नहीं है। मतलब मामूली रद्द-बदल चीज़ों में होता रहता है, क्योंकि इकॉनमी आहिस्ता आहिस्ता उठ रही है। बड़ी हौसला अफजा कारकर्दगी है। टैक्स वसूलियाबियों की जनवरी में 13% का इजाफा मिला। मैं तो ये नेट टैक्सेस की बात कर रहा हूँ। तकरीबन दुगने रिफंड्स भी दिए हैं, क्योंकि रिफंड्स देना भी बहुत अहम है। तमाम टैक्सेस के अंदर ये अच्छी परफॉर्मेंस है हमारी। फरवरी भी हम इंशाअल्लाह ताला अच्छा करेंगे और आगे 4 महीने जो आ रहे हैं उसमें तो हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी रहेगी। कोविड काफ़ी हद तक उससे असरात कम हो रहे हैं और बिजनेस ओपन हो रहा है काफ़ी। आपने LSM की कारकर्दगी देखी कि वहाँ से 11.5% की ग्रोथ है दिसंबर के महीने में, और 6 महीने के अंदर कुछ 8.5% की ग्रोथ है। और वो कारकर्दगी जो है टैक्स रेवेन्यूज में भी नजर आ रही है। हर चीज़ पे पेशरफ्त हो रही है। हमने 2205 जमा किए, तो अगर दुगने ही कर लें अगले 6 महीने के, तो 4400 की हद के अंदर हम जो है दाखिल समझे कि हो चुके हैं। लेकिन पहले 6 महीने के अंदर माशी सरगर्मियाँ सुस्त होती हैं, अगले 6 महीने के अंदर बेहतर आती है। हमने कहा था कि 45% पहले हाफ में रखेंगे और 55% दूसरे हाफ में। बिजली का टैरिफ है उसमें भी इजाफा हो गया, पेट्रोलियम प्राइसेस भी मुसलसल ऊपर जा रही हैं और साथ साथ इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी इजाफा हुआ है। 275 अरब तो सिर्फ पेट्रोलियम लेवी से ही हमने वसूल कर लिए। तो ये सारे हमने क्राइटेरिया मीट कर लिए। अब IMF का प्रोग्राम भी रिस्टोर होता नजर आ रहा है। मैशियत के ऊपर दुनिया का एतमाद बढ़ेगा और हमें जो बाहर से वसाइल की ज़रूरत है उनको हासिल करने में आसानी पैदा होगी हमारे लिए। मतलब एक माशी डिसिप्लिन जो है वो भी इसके ज़रिए से आता है। फंड से जब प्रोग्राम होगा तो उससे भी मुस्बत असरात पड़ेंगे। तो कब तक रिस्टोर होने का इम्कान है? अब ये मैं कोई तारीख नहीं बता सकता, लेकिन इस पर बहुत तेज़ी से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में काम हो रहा है। अंडर इनवॉइसिंग जो है वो एक मसला पुराना चला आ रहा है और अभी भी चल रही है। अभी लेटेस्ट आया 400 गाड़ियाँ इम्पोर्ट की गई, जो जावेद अफरीदी साहब की जानिब से उनकी कंपनी है MG कैपिटल। आपके ख्याल में कोई तहकीकात होंगी इसकी? आज ही मेरे इल्म में ये बात आई है और हम कस्टम्स हमारा जो महकमा है उससे मज़ीद मालूमात हासिल कर रहे हैं। चीन के साथ इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज का काम हुआ था काफ़ी, लेकिन उसका रिजल्ट $6 बिलियन कह रहे थे कि अंडर इनवॉइसिंग हो रही है। एक पुरानी चली आ रही है बात कि बहुत अंडर इनवॉइसिंग है, लेकिन इस पे हमारे यहाँ काम हुआ है। बहुत कमी आ गई, 1 और 2 के दरमियान में कोई नंबर था, ठीक है ना, क्योंकि वो दे रहे हैं मालूमात हमको। फैटफ एक्शन प्लान के तहत कुछ सेक्टर्स को जो है वो पाबंद किया गया कि वो मशकूक ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट करेंगे। तो उसमें रियल स्टेट है जिसमें प्रॉपर्टी के लोग हैं, फिर ज्वेलर्स हैं और साथ साथ जो अकाउंटेंट्स हैं। लेकिन उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि उनके पास तो ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि वो मशकूक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट कर सकेंगे। किसी भी आदमी के साथ ट्रांजैक्शन करते हुए CNIC तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है ना जिसके मुताल्लिक आप कह सकें मुझे क्या, मैं कैसे लूँ उससे। भाई नहीं, अगर कोई CNIC देता तो आप उसके साथ काम ना करें ना। अगर आपके पास CNIC नंबर है तो आपको आसानी से मालूम हो जाएगा कि जनाब स्टेट बैंक ने किसको प्रोस्क्राइब कर रखा है UN के अंदर, नेक्टा वालों ने किन किन लोगों को जो है शेड्यूल 4 वगैरह के अंदर डाला हुआ है। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। आपको जाना होगा, इस सारे मुल्क को इसी तरफ जाना होगा। अगर स्मगलिंग में मुलव्वस है तो आप उन लोगों के साथ काम न करें। अगर कोई लोग हैं जो मतलब अंडरग्राउंड इकोनॉमी का हिस्सा है, आप उनके साथ काम न करें। तभी जो है मुल्क के अंदर डॉक्यूमेंटेशन होगी, मुल्क के जो वसाइल हैं वो कैसे तकसीम है उसका अंदाजा होगा। 74 लाख अफराद हैं जो कि पोटेंशियल टैक्स पेयर्स हैं। फिर अभी रिसेंटली 16 लाख अफराद को या 14 लाख अफराद को नोटिस भी जारी किए गए हैं। तो ये टैक्स नेट बढ़ाने के लिए पेशरफ्त क्या हुई है नोटिस के अलावा? बहुत अच्छी पेशरफ्त है। देखिए, जिनको नोटिस गए उन्होंने भी हमको जवाब दे दिया। वो लोग जिन्होंने टैक्स फॉर्म नहीं दाखिल कराया 8,30,000 के करीब थे, उनमें से 3 लाख वापस आ चुके हैं और रोजाना और आ रहे हैं। बस हम तो कंप्लायंस चाह रहे हैं। देखें, यहाँ आइडिया ये नहीं है कि आप
जाकर इसके साथ ही ज़बरदस्ती टैक्स लें। जब ऑडिट होता है रैंडम तो उसके बाद उसमें देखेंगे, उसके अलावा तो वो कबूल है जो भी वो कहे। सेल्फ असेसमेंट स्कीम में यही होता है। नए बजट की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं आपके ख्याल में? अब कोरोना के हालात में गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी क्या होगी? टैक्सेस का कोई बर्डन होगा या कि फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल और डिफरेंट हालात में नया बजट आ रहा है। हमारा मतम नज़र ये है कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। हम विद होल्डिंग टैक्सेस का नंबर बहुत कम कर रहे हैं। 64 में से कितने कम हो जाएंगे सर, कोई बता सकते हैं? कोई 2 हिस्सों में जो है ना, कोई 40 के करीब हम ख़त्म करना चाहते हैं। पहले 20 कर देंगे। टैक्स था शादी वगैरह कराने के खर्चे वगैरह जो है, इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है उनको हम कम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इक्विटी आए। वो कहते हैं जी किराए की इनकम जो है एक तरह से ट्रीट होगी, प्रॉफिट की दूसरी तरह से ट्रीट होगी, इंटरेस्ट की चौथी तरह से ट्रीट। टैक्स रे के तहत आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली थी, नादरा से भी, प्रोविंशियल रेवेन्यू अथॉरिटी से भी, फिर बैंक से भी प्लान था। बैंक्स भी आ गए, आ रही है, बहुत आ रही है, कुछ न कुछ गैप्स है। हाँ, वहाँ से भी आ रहा है, टेलकोस से भी आ गया। 10 करोड़ का जो डिस्ट्रिक्ट CNIC के साथ जिनके पास मोबाइल फ़ोन है, वो डेटा हमारे पास है। अगर लोग कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनमें से वो लोग जो जिनके ज़्यादा खर्चे हैं, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि भाई आप आइए नेट के अंदर। लास्ट ईयर फिस्कल ईयर में 1.4 ट्रिलियन की हमने टैक्स एग्जम्पशंस या छूट या टैक्स एक्सपेंडिचर्स कह लें दे दिए। तो नए बजट में ये जो एग्जम्पशंस हैं इनको कम करने का प्लान है? बिल्कुल। कहाँ तक करेंगे? अब ये तो आपको बाद में बताऊंगा, इस वक्त तो नहीं मैं जिक्र कर सकता है। देखिए, करना चाहिए। शुगर मिल्स को सर किस तरह लेके आएंगे? कैमरे नस्ब करेंगे, उनके लिए फंडिंग भी अप्रूव हुई है। सीमेंट, शुगर, सिगरेट्स और फर्टिलाइजर, कैमरे भी लग रहे हैं उनके अंदर। ये तो मतलब ये नहीं कि गुमान है, इसी वजह से तो हम कर रहे हैं। और ये आंखें हमारी जाके लग जाएंगी तो हमें आसानी होगी देखने में। तो जनाब, ये आपने खुसूसी इंटरव्यू देखा। आगे बढ़ जाते हैं। एक बहुत ही बाहिम्मत इंसान की हम आज आपके साथ बात करेंगे। लाहौर के नौजवान ने अपनी माजूरी को कमज़ोरी नहीं बनने दिया है। अजीम जिम्नास्टिक के मैदान में फन दिखाता है। अजीम की तरह उनके कोच भी उन्हें जिम्नास्टिक के मैदान में बतौर कौमी हीरो देखना चाहते हैं। मोहम्मद अजीम और उनके टीचर नज़र मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। तो अजीम से बात करने से पहले नज़र साहब, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। ज़ाहिर बात है अजीम से भी हम बात करेंगे। हमें आप ये बताइए कि अजीम ये सब कुछ कैसे कर लेते हैं? बज़ाहिर ये बहुत मुश्किल लगता है, नामुमकिन लगता है, लेकिन इस नामुमकिन को ये मुमकिन कैसे बना पाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये माशाल्लाह से बहुत इसमें टैलेंट है, और ये जो इसकी माजूरी है, जो इसके अंदर जो कमी है, वो उसके यानी कि उसको सामने रखते हुए ये बाकी चीज़ों से बहुत ज़्यादा काम लेता है। जैसे कि ये आर्ट की तस्वीरें वगैरह, यानी कि आर्ट का काम करता है। अच्छा। और बच्चों को टीच भी करता है, और जिम्नास्टिक में जो है ना, ये बड़ी मेहनत से जो अपनी कारकर्दगी दिखाता है। परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी है ये नज़र साहब। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब आपको मालूम हुआ इनसे मुताल्लिक, एक तो ये कि मालूम कैसे हुआ और ये ख्वाहिश का इजहार किसने किया कि वो सीखना चाहते हैं, फिर आपने जब सिखाया तो क्या शुरू में आपको लगा कि नहीं ये तो बहुत मुश्किल काम है, या कि नहीं आपने इसको चैलेंज लेकर कबूल कर लिया कि नहीं आप करेंगे, आप सिखाएंगे इनको, आप यू विल बी द टीचर? जी बिल्कुल। ये जब फर्स्ट टाइम मेरे पास आया तो इसने मुझे कुछ चीज़ें करके दिखाई। मैं पार्क में अपने बच्चों को जिम्नास्टिक सिखा रहा था। अच्छा। तो इसने कुछ चीज़ें मुझे दिखाई, जो कुछ जो है ना स्टंट करके दिखाए। तो मैंने देखा कि यार इस बच्चे में अगर कोई माजूरी है, लेकिन इसमें जो है ना टैलेंट बहुत ज़्यादा है। तो मैंने फिर इसको दावत दी। मैंने कहा आप मेरे पास जो है ना जिम्नास्टिक सीखने आए हैं, और बगैर किसी फ़ीस के। और इसको मैंने जो है ना सामान भी जो मुहैया किया जो इसकी बॉडी के मुताबिक था जिम्नास्टिक के लिए। तो इसने जो है ना यानी कि बहुत कम वक्त में इतना कुछ सीख लिया कि आम जो नॉर्मल बच्चे हैं वो कई साल में भी वो चीज़ें नहीं सीख सकते जो एक साल में इसने चीज़ें सीखी हैं। अब हम अजीम से बात कर लेते हैं। अजीम, मैं स्क्रीन पर देखकर इतनी हैरान हो रही हूँ, मुझे तो ये मिरेकल लग रहा है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। आप हमें ये बताएं, आप हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग हैं, बल्कि हमारे लिए क्या, जितने भी लोग देख रहे हैं उन सब के लिए। आप कैसे ये जिम्नास्टिक कर लेते हैं, पेंटिंग कैसे कर लेते हैं, आपको शौक है इन तमाम चीज़ों का क्या? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे शौक़ भी है ये शुरू से पेंटिंग का। तो जो है मैं शुरू से कर रहा हूँ, जब मैं स्टडी करता था ये तब से ही है कर रहा हूँ। और ये भी जिम्नास्टिक भी जो थी ये स्कूल में सबसे पहले मैंने स्टार्ट की थी।
उसके बाद फिर मैंने सर जी को देखा पार्क में गेम करवाते हुए काफ़ी अरसे बाद, तो फिर मेरा दोबारा से दिल किया इसको स्टार्ट करने का। तो मैंने कहा क्यों ना अपने इस शौक़ को दोबारा स्टार्ट करें और इसको आगे बढ़ाएं इंशाल्लाह। पहले तो चलो कुछ नहीं बना था, इस बार इसको आगे बढ़ा के और साबित करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें मैंने कर ली हैं और सीख ली हैं इस चीज़ में। क्या क्या चीज़ें सीखी हैं ये शेयर कीजिए ज़रा। जी मैंने ये किया जी, हैंड स्टैंड है, हैंड स्पिंग है, बैक फ्लिप है, समरसॉट है और रिंग्स है और वाटन टेबल है और भी मज़ीद काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं कर लेता हूँ। ट्रैम्पोलिन है। समरसॉल्ट वाकई इट्स वेरी टफ, लेकिन आप वो भी कर लेते हैं। वाओ, मुझे थोड़ा सा इससे अलग भी बताएं, इससे अलग जो मामलात हैं, क्योंकि अभी हमें आपके टीचर ने बताया कि आप भी टीचर हैं, आप भी पढ़ाते हैं, तो आप इसके अलावा क्या क्या करते हैं? जी मैं आर्ट का काम करता हूँ और मैं कंप्यूटर का भी काम कर लेता हूँ, जिसमें कि ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ मैं, और उसे क्या कहते हैं गेम डिज़ाइनिंग भी कर लेता हूँ। जो मसलन मोबाइल डिज़ाइनिंग होती है गेम की, उसकी डिज़ाइनिंग भी करता हूँ और आर्टिस्ट भी हूँ। आपने कहा बच्चों को पढ़ा भी रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। अच्छा, आप एक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ज़बरदस्त। अब जो आपने आर्ट वर्क से मुतालिक बताया, तो ज़रा उससे मुतालिक मुझे मज़ीद बताएं कि किस किस्म का आर्ट वर्क आप करते हैं और वो कैसे करते हैं और वो सीखा कैसे आपने? जी ये तब मैं काफ़ी छोटा था, स्कूल लाइफ में था, तब से ये मैंने स्टार्ट की थी आर्ट करनी। तो मुझे ना समझ नहीं आती थी, काफ़ी बार मैंने सर से इस चीज़ में डांट भी खाई थी क्योंकि चीज़ों को मैं ख़राब कर देता था। लेकिन तो टीचर की डांट अजीम इंसान को ना अजीम इंसान बनाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हैं। बिल्कुल जी। और उसमें फिर मैंने ये सीखा आहिस्ता आहिस्ता करके, फिर इंसानी पिक्स बनानी शुरू की। और पहले तो मैं पेंटिंग करता था, अब मैं मसलन इंसानी पिक्स होगी, जैसे भी तस्वीर हो जाए वो मैं बना लेता हूँ। लेकिन मैं फिर समझना चाह रहा हूँ, पेंसिल को पकड़ते हैं तो कैसे? सर दोनों हाथों से। दोनों हाथों से। वाओ, ब्यूटीफुल, लाइक दिस। और वो कर लेते हैं आप आराम से उसकी पेंटिंग। वाओ, ब्रिलियंट जी, जबरदस्त, बहुत बहुत इंस्पायरिंग है आपकी गुफ्तगू। अच्छा, मैं फुटेज में देख रही हूँ कि आपको कुछ ट्रॉफीज भी मिली हैं। मैं ये चाहती हूँ आप अपने अचीवमेंट्स भी हमारे साथ शेयर करें। अभी तक कितने कंपटीशन आपने किए हैं और क्या क्या आपने अचीव किया है? अजीम जी, मैंने कंपटीशन खेले हैं कुछ, थोड़े से ज़्यादा नहीं, यानी कि हाई लेवल पे इतने नहीं हैं, एक नॉर्मल से ही खेले हैं, पर हाई लेवल पे जाना चाह रहा हूँ। मसलन के जैसे ओलंपिक्स होगी, इन चीज़ बड़ी यानी कि जगह पे जाके खेलना चाह रहा हूँ, जिसमें मुझे स्पोर्ट चाहिए थी। ओके, एक तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप बताइएगा कि किस किस्म की सपोर्ट चाहिए। दूसरा, नज़र साहब मुझे आप बताएं कि जो इसकी ख्वाहिश है ओलंपिक्स में जाकर खेलना, आपको इसको देखते हुए क्या लगता है? ईजी फॉर हिम? जी बिल्कुल, ये अभी यानी कि जिम्नास्टिक में उस जगह पे पहुंच गया है कि ये अगर कोई इंटरनेशनल मुकाबला खेले जो स्पेशल बच्चों का होता है, तो ये इंशाल्लाह गोल्ड मेडल जीत के देगा पाकिस्तान को। तो फिर तो सर जाना चाहिए इनको, जब आपको इतना यकीन है इन पर। आप मुझे बताएं कि उसमें रुकावटें क्या हैं? ही नीड्स स्पॉन्सर्स और व्हाट? नहीं, ये तो जो यानी कि यहाँ पे जो एसोसिएशन है पाकिस्तान की, जो इन्हें पैरा ओलंपिक में लेके जाती है, ये हमारी तो उनको तवज्जो दिलाना है कि वो जो है इस तरफ तवज्जो उनकी आए कि इस बच्चे को लेके जाएं वो बाहर और इसको मुख्तलिफ कंपटीशन में इसको पार्टिसिपेट कराएं, ताकि ये मुल्क कौम का जो है ना नाम रोशन करे। तो नज़र मोहम्मद साहब, एक तो आप ये भी हमें बताएं कि आप इस सिलसिले में इस ख्वाहिश की तकमील के लिए क्या कर रहे हैं? आप किसी से रब्ता कर रहे हैं या किसी ने आपसे रब्ता किया है? अब इंशाल्लाह हम टीवी पर इस हवाले से बात कर रहे हैं, तो जो लोग देख रहे हैं, जो ये काम कर सकते हैं, उनको चाहिए कि आगे बढ़कर ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। दूसरा, ये भी हमें बताइएगा कि अजीम की किस किस्म की ट्रेनिंग्स होती हैं, क्या क्या सेशंस हैं जो आप करवाते हैं, किस तरह से आप अजीम को ट्रेन करते हैं, और अगर आगे ये इंशाल्लाह जाते हैं ओलंपिक्स के लिए, तो आप कैसे ट्रेनिंग करवाएंगे इनकी? जी बिल्कुल, ये इसके लिए जो तकरीबन मेरे पास तमाम ऑपरेटर्स मैंने तैयार किया हुआ है और उस पर रोज़ाना ये प्रैक्टिस भी करता है। ये तकरीबन 3-4 घंटे प्रैक्टिस करता है और ये ख़ुद से करता है। मुझे इसे यानी कि ना फोर्स नहीं करना पड़ता, ये ख़ुद मेहनती बहुत ज़्यादा है। और इसकी ये सारी कारकर्दगी में इसकी अपनी मेहनत जो है और इसकी लगन जो है, इसका जोश और जज्बा जो है ना, वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है कि इसके अंदर जो चीज़ है। और ये सिर्फ इसमें नहीं है,
ये जितने भी माजूर बच्चे होते हैं उनमें ये चीज़ होती है, लेकिन उसे उजागर करना चाहिए। सिर्फ कोई उजागर करने वाला नहीं होता, इनमें वो चीज़ सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। कोई अल्लाह ताला कोई चीज़ लेता है तो उसके बदले में कुछ और दे देता है। डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं इनकी, सिर्फ इतनी सी बात है। एक बात अजीम और बताएं अपनी फैमिली से मुतालिक, पेरेंट्स, बहन भाई, उनसे मुतालिक बताएं, उनकी कितनी सपोर्ट रहती है आपको? जी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहती है। सबसे पहले तो माँ बाप की सपोर्ट होती है, और उसके बाद भाई बहन होते हैं, और कुछ दोस्त होते हैं फिर जिनकी सपोर्ट होती है, बंदा आगे बढ़ता है। और काफ़ी यानी कि मुझे ना सबसे ज़्यादा अब्बू की तरफ से सपोर्ट होती है मुझे। अच्छा, एक बात और बताएं अजीम, कोई ऐसा काम जो कि करने की ख्वाहिश हो आपकी लेकिन मुश्किल होती हो? वैसे ख्वाहिश तो मैंने कभी कोई किसी चीज़ की रखी नहीं है। जो मुझसे होता है उसको मैं करके दिखाता हूँ फिर। अच्छा अजीम, किसी चीज़ की मुश्किल आती है तो। आपके टीचर ने बताया कि आप एक बहुत अच्छे लर्नर हैं, आपको ज़्यादा मेहनत से नहीं सिखाना पड़ता है। ये बताएं कि आप खुद भी एक टीचर हैं, आप बच्चों को किस तरह से ट्रेन करते हैं, कैसे उनको ट्रेनिंग देते हैं, और क्या वो आपकी बात सुनते हैं, आपकी बात मानते हैं? लेकिन आप तो बड़े अच्छे लर्नर हैं, आप अपने टीचर की बात मानते हैं। जी मैं जिस स्कूल में ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो भी एक स्पेशल स्कूल है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। वहाँ पे भी वो यानी कि ना कुछ लड़के हैं यानी कि ब्लाइंड हैं, कुछ हैं जी सुन बोल नहीं सकते, कुछ ऐसे हैं मसलन। जहाँ पे स्पेशल बच्चों की ट्रेनिंग कर रहे हैं हम लोग। ज़बरदस्त। आखिर में कोई बात जो आपके दिल में और आप शेयर करना चाहते हो, तमाम सुनने वालों से कहना चाहते हो, हुकूमत से कहना चाहते हो, इदारों से कहना चाहते हो? जी मैं हुकूमत से तो ये अपील करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मुझे एक जॉब दी जाए जिससे मैं ना अपने अखराजात जो है मज़ीद कर सकूं और अपने घर वालों को मज़ीद सपोर्ट कर सकूं। कर तो वैसे मैं अभी भी रहा हूँ पर और उस तरीके से नहीं जैसे करना चाहिए, पर मैं उनको सपोर्ट करना चाहता हूँ जो किसी पे बोझ नहीं बनना चाहता। मेरी आने वाला जो टाइम है मेरे लिए अच्छा गुजरे और मुझे जॉब मिले गवर्नमेंट कोटे में, जैसे मजदूर कोटे में हमारे होते हैं उसमें जॉब दी जाए और मेरा आने वाला मुस्तकबिल है जो वो अच्छा गुजरे। बिल्कुल ऐसा होगा। हमारी दुआएं आपके साथ हैं अजीम। थैंक यू वेरी मच अजीम। और नज़र साहब साथ मौजूद थे और हमसे इससे मुफ्तगू कर रहे थे। ही इज़ अ रियल इंस्पिरेशनल स्टोरी। बढ़ते हैं आगे और पावर ऑफ सोशल मीडिया की बात करते हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया आजकल के ज़माने में बहुत फास्ट है, बहुत हेल्पिंग हैंड की तरह काम कर रहा है। जो चीज़ें हमारे लिए वैसे मुमकिन नहीं हो पाती हैं, जो हमारी आवाज़ वैसे ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है, सोशल मीडिया उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है। ऐसी खबर हमारे पास स्वात से है। जो सोशल मीडिया ने किरदार अदा किया वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक ऐसा बच्चा जो क़ुव्वत गोयाई से महरूम था, जो क़ुव्वत समात से महरूम था, वो बच्चा खो गया। कैसे बताता कि घर जाना है उसे, कैसे बताता कि घर कहाँ है उसका, कैसे बताता कि नाम क्या है उसका, कैसे बताता कि ताल्लुक़ कहाँ से है, कैसे बताता कौन है वो। ये मुश्किल था उसके लिए। केपी से ताल्लुक़ रखने वाला क़ुव्वत समात और गोयाई से महरूम मोहम्मद इस्लाम 1 साल पहले खो गया। घर वालों ने बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन कुछ मालूम ना हुआ। और फिर जिस तरह सिद्रा ने भी जिक्र किया पावर ऑफ सोशल मीडिया का, तो सोशल मीडिया ने रोल प्ले किया। एक पोस्ट ने उस ख़ानदान की मुश्किल आसान कर दी। एक पोस्ट ने उस माँ की जो उम्मीद थी ना उसको पूरा कर दिया। एक पोस्ट ने उस माँ के आंसू थमा दिए। और इस पोस्ट के बाद स्पेशली जो काम किया वो हमारी पुलिस ने भी किया। DPO मियाँ वाली, इन्होंने सोशल मीडिया पर जब पोस्ट देखी तो फौरी तौर पर हुक्म दिया कि इस बच्चे को ढूंढा जाए। फिर तमाम जो कहते हैं ना वसाइल को इस्तेमाल किया गया। फिर उसके बाद एक बच्चा जो पंक्चर की दुकान पर काम कर रहा था, उसके पास पहुंचे पुलिस एहलकार इरफान ने उस बच्चे को एक ऐसे शख्स से मिलवाया जो इशारों की जुबान समझता था। चूंकि हमने बताया ना ये बच्चा बोल नहीं सकता है, ताकि बच्चे को अगर अपने इलाके के बारे में कुछ बताना हो, अपने वालिदैन के बारे में कुछ बताना हो, उसका नाम बताना हो तो वो इजीली बता सके। बच्चे को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों की फिर श्विप तस्वीर दिखाई गई ताकि इलाका पहचान सके। ये बहुत अच्छे तरीके से ये काम हुआ है। अच्छा, जिसके बाद ये पता चला कि बच्चे का ताल्लुक स्वात से है। जब उसने वो ये तस्वीरें देखी, आखिरकार
सख्त मेहनत के बाद बच्चे को घर वालों से मिलवाया गया। और कितने कितने खूबसूरत मनाजिर हैं जब माँ ने उसे गले लगाया, जब उसके खानदान वाले वहां पर मौजूद हैं। इससे प्यारे लम्हा तो हो नहीं सकते। 1 साल बाद, और वो भी जब माँ बाप को भी उस तकलीफ का पता है कि ना हमारा बच्चा बोल सकता है, ना हमारा बच्चा सुन सकता है, वो किसी को कैसे बताएगा। हमारे नुमाइंदे शहाबुद्दीन उस बच्चे की मुलाकात के बाद जब फैमिली से हुई तो उनके पेरेंट्स से मुलाकात की, इस बच्चे से बात की, तो शहाबुद्दीन की जानिब चलते हैं कि क्या गुफ्तगू उन्होंने की। जी शहाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्वात की तहसील कबल के दूर उफ्तादा पहाड़ी इलाके अवारपटे में, एक किसी घर में जहाँ पे पहले गम के साए थे लेकिन अब ईद का समा है। यहाँ पे हमने देखा कि एक बच्चा जिसकी उम्र कोई 15-16 साल है और वो 1 साल पहले घर से निकला, लापता हो गया। मियावाली से वो बच्चा मिला, अब घर वापस आया है। ये वो बच्चा है मोहम्मद इस्लाम। अगर कैमरामैन आपको दिखा सके, ये कुव्वत गोयाई और समाज से महरूम है, न सुन सकता है न बोल सकता है, घर से निकला, लापता हो गया, मियावाली से मिला। इनके मामू हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे उमर खान से। बताएगा कि आपको किस तरह पता चला कि आपका भांजा जो है मियावाली में है, और फिर आपको जब ये बच्चा मिला तो कितनी खुशी हो रही थी आपको? बहुत खुशी हुई मेरे को, और ये स्पेशल मीडिया में पता चल गया तो फिर मैंने इधर से रवाना शुरू कर दिया, उधर तक पहुंच गया। और पंजाब पुलिस मियावाली ने बहुत मेरे साथ हेल्प किया और मेहमान नवाजी भी किया, सब कुछ किया मेरे साथ, और फिर ये मेरे को मिल गया। बहुत खुश हुई। उमर खान बताएगा कि ये बच्चा वहाँ पे क्या करता रहा, वहाँ पे आपने ये किसके पास था उधर और किसके साथ था, फिर आपको ये भी पता चला होगा कि ये वहाँ पे क्या करता रहा। ये उधर एक आदमी था, उसका नाम है इमरान खान, वो उसके पास था, वो पेंचर वाले वो पेंचर का काम करता, ये भी साथ था। और उसके बहुत ख्याल इसने रखा था उसके लिए। तो उस बंदे ने कुछ बताया कि ये बच्चा उसे किस तरह मिला था? वो बोलते इधर ये अड्डे में बस से उतरा, फिर एक रास्ते में मैंने देखा तो एक आदमी ने इसके साथ थोड़ा मजाक भी किया। तो फिर मैंने बोला ये तो गंगा है, बस इसके मजाक नहीं करो, ये तो छोटा है। तो फिर उसने बोला मैंने घर मिलाया, चलो मेरे बच्चा भी नहीं है, अगर इसका कोई इतला मिलेगा तो भी उसको देगा, नहीं मिलेगा तो मेरे बच्चा भी नहीं, मेरे साथ भी रहेगा। उमर खान की बात है। अपने उस्नीन का ये कहना था कि ये बच्चा मोहम्मद इस्लाम ये मियावाली में एक शख्स को मिला था और वो आदमी जो है उसे अपने घर ले गया और पंक्चर की दुकान पर उसके साथ काम करता रहा। मोहम्मद इस्लाम की माँ वालिदा हमारे साथ मौजूद है। माँ पर क्या गुजरती है हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद इस्लाम की माँ। बताएगा कि दारत हुआ है चे स्तारा माशूम छिदे दा कल पैदा शो द उमर सुमर दे ब्यादा कोर संग हुआ तो कोर दे से हुआ था मा जुमे रोज बकाना तमादे लिकुज लेवर बीमारो दा गजे मंगा दारू जा खबीते ब्याता होने को जिस बता रहा था बा इधर चपा मा खवो जुबे कोर तराना गए बस पसाबाला बशार के मिता रिपोर्ट वर्को अगो मेरा बश शार न बेला ما خزخيل منغلور تالتك ميرا بورت وركو يبيلا ديرتا بدير كي ميرا بورت وركو تدير نبيا راو غردين نبيا سا حالات نبيا پټا پټا غردين خپل مشران پټا پټا غردين مر پورتونو می پار دای ک ورکول پټوان می ورکول تاله کیس پتا نه لګي در دوه چې د یو مور په هیڅ راته دا وایي چې ماشوم دې ورک شو سمره سخت در باندې تیر شو سمره غم بدر باندې تیرې دو ډیر زیات غم بر باندې تیرې دو لکه ورته بخوم د شپیر باندې ډیر سخت و سختیات بر باندې ये मोहम्मद इस्लाम की वालिदा का ये कहना है कि जब उसका बच्चा लापता हो गया 16 साल की उम्र का ये बच्चा है, लेकिन इनके वालिदा का ये कहना है कि चूँकि ये कुछ बोल नहीं सकता कुछ सुन नहीं सकता, ये घर से निकला था फिर लापता हो गया और इसने जो है हर थाने में जाके रिपोर्ट दर्ज कराई, हर इलाके में वो गई है और वालिदा का ये भी कहना है कि उसने जो गम है वो अपने दिल में छुपाए रखा, किसी के साथ उसने शेयर नहीं किया। लेकिन अब जबकि बच्चा वापस आया है तो वो बहुत खुश है और उसकी जो खुशी है वो जो है उनके अल्फाज में भी जो है वो बयान नहीं कर सकती कि कितने वो खुश है। यहाँ पे जो घर वाले हैं जो ख़ानदान वाले हैं वो भी इंतहाई खुश है कि मोहम्मद इस्लाम जो है वो 1 साल के बाद जो है अपने घर लौट आया है। तो यहाँ पर ईद का समा है, जो गम के साए थे वो ख़त्म हो गए हैं और ख़ानदान वाले जो है अब खुशी और मुसरत का इजहार कर रहे हैं।
इस रिपोर्ट को देखने के बाद सोशल मीडिया सारिफीन से मैं ये कहूँगी कि जब कोई ऐसी रिपोर्ट आप देखें, ऐसी पोस्ट आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर कि कोई गुमशुदा है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, कोई अपना प्यारों को मिल भी सकता है। एक ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। आगे बढ़ते हुए अब आपको ये बताएं कि आटा गंदम के बहरान, स्मगलिंग और जखीरा अंदोजों के खिलाफ दरखास्त। ऐसे में सेक्रेटरी खुराक सिंध अदालत में पेश हो गए। समात में क्या हुआ यही जानते हैं, इरफानुल हक हमारे साथ हैं। इरफान, यहाँ मामला, इसकी समात हुई है, इसके बाद क्या कुछ हुआ है? देखिए, अदालत को ये बताया सेक्रेटरी फूड ने कि जो मुनासिब तादाद में गंदम एक्सपोर्ट भी की जाती है, इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में गंदम को जखीरा करने के लिए गोदामों में रखा जाता है। अदालत को बताया गया कि जो सरकारी गोदाम है वो कम है, इसलिए जो प्राइवेट गोदाम है वो हायर किए जाते हैं और वहाँ पर गंदम रखी जाती है। ताहम ये सेक्रेटरी फूड ने यह एतराफ़ किया कि कुछ गंदम खराब भी हो जाती है, बारिश वगैरह में भी मसाइल कुछ पैदा होते हैं, जिस पर अदालत ने ये रिमार्क की है कि ये जो आवाम के पैसे से, जो आवाम के टैक्स से ये स्टोर की जाती है गंदम, और ये आप इस तरह ख़राब कर देते हैं, ऐसे मामला कैसे चलेंगे। अदालत ने ये भी हिदायत की है सेक्रेटरी फूड को कि आइंदा समाज पर इस हवाले से जो गंदम की पैदावार है और जो इसकी स्मगलिंग की शिकायत है, इस हवाले से आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। और जनाब, अब जिक्र कराची कोर के ज़ेर एहतमाम फौजी मश्क जिदारुल हदीद का, जो कि जारी है। 28 जनवरी से शुरू होने वाली ये मश्क 28 फरवरी तक जारी रहेगी और इस मश्क का मुआयना करने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सहराए थर गए थे। उन्होंने जिदारुल हदीद में हिस्सा लेने वालों से मुलाकात भी की थी, ऐसे में जवानों के हौसले को भी सराहा था। और इस मश्क की खुसूसी कवरेज के लिए हमारे एंकर मोहम्मद शुएब भी गए। ना सिर्फ गुफ्तगू की वहां पर, बल्कि थ्रिलिंग मनाजिर भी वो कैप्चर करके लेके आए आपके लिए। दिखाते हैं आपको मोहम्मद शुएब क्या रिकॉर्ड करके लेके आए आपके लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। मैं बात कर रहा हूँ मुसल्लह अफवाज की, जिन्होंने मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाया। वो गहरे समंदर हो, वो ऊंचा आसमान हो, मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में। लेकिन आज जिस एक्सरसाइज की बात मैं कर रहा हूँ उसका नाम है जिदारुल हदीद, सीसा पिलाई दीवार। अगर दुश्मन ने मैली आंख से देखा तो इसी सहरा की मट्टी में उसके अजाइम हम मिला कर रख देंगे। सहरा में अपना दिफा मजबूत बनाना है कैसे, इसका अमली मुजाहरा इस वक्त किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी इन मशकों का जायजा लेने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं मुख्तलिफ टैंक्स जा रहे हैं, अपनी पोजीशन संभाल रहे हैं। और अगर दुश्मन ने हमला किया, यानी जंग का माहौल हुआ, तो अमन में उसकी तैयारी होती है कैसे, ये है उसका अमली मुजाहिरा। कराची से सफर का आगाज हुआ था, पहुंचे तो यहाँ पर सहराए थर। क्यों? क्योंकि हमने बात करनी थी जिदारुल हदीद की, इस एक्सरसाइज की, और उसके लिए रास्ते में गाड़ी छोड़नी पड़ी, थोड़ा सा पैदल चलना पड़ा। क्यों? क्योंकि इस एक्सरसाइज को देखना बहुत ज़रूरी था और आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। इस वक्त भी हम स्क्रीन पर आपको साथ दिखाएंगे कि किस तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, कहाँ कहाँ पर गोला बारी हो रही है और किस तरीके से टैंक वहाँ पर पहुँचते हैं। और उन टैंक्स के पहुँचने के बाद, उनकी फॉर्मेशंस के बाद, हम आपको ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से इन्फेंट्री के जवान वहाँ पर पहुँचते हैं। कि खुदा न खास्ता दुश्मन अगर हमला करता है तो हम किस तरीके से उससे निपटने की सलाहियत रखते हैं, इसके लिए हम तैयार हैं। और आज जो जवान यहाँ पर एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहे हैं, कल को वो अपने जूनियर्स को सिखाएंगे। एंड दैट्स हाउ इट विल गो ऑन एंड ऑन, क्योंकि ज़ाहिर है इसी तरीके से ये जो एक्सपीरियंस है ये पास ऑन होता है। वसीओ और रीज रकबे पर फैला ये सहराए थर, और इसी सहरा में हम दुश्मन को पैगाम दे रहे हैं, इसी अमन के माहौल में एक्सरसाइज करते हुए, कि हमारी इन्फेंट्री, हमारी आर्मर्ड कोर किस तरह तैयार है कि अगर दुश्मन ने कोशिश भी की, सोचा भी, तो हमारे जवान तैयार हैं। हद्दे निगाह ये फैला सहरा, इसकी हम जब बात कर रहे हैं, यहाँ पर होने वाले एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर पहुँचे कई घंटों की मुसाफत के बाद, लेकिन यहाँ पहुँच के यूँ लगा थकन उतर गई जब जवानों का हौसला देखा, जब यहाँ पर होने वाली इस मश्क को हमने एक्सपीरियंस करना शुरू किया। ब्रिगेडियर अरशद साहब साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस मश्क से मुतालिक मजीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो बताएं, इतना मुनफरिद, इतना ज़बरदस्त नाम जिदारुल हदीद, इसके बारे में बताएं कि ये नाम क्यों रखा गया? असल में जिदारुल हदीद नाम की जो मुनासबत है वो कुरान मजीद में बुनियानुल मरसूस, सीसा पिलाई की दीवार, दीवार आहन और मुल्क के दिफा के लिए पाक फ़ौज दीवार आहन की मानत है।
और जो जिदारुल हदीद का मतलब भी दीवार आन है। यानी यहाँ पर जो टैंक्स मौजूद हैं वो भी बिल्कुल इस दीवार आहन की तरह है, और यहाँ पर मौजूद एक एक सिपाही, एक एक जवान, एक एक अफसर, वो सीसा पिलाई दीवार है। बेशक ऐसा ही है, और ये इस चीज़ को साबित करने के लिए हम अपनी जान की कुर्बानी देने से ना पहले कभी दरेक किया और ना अब दरेक करेंगे। हम यहाँ पहुँचते पहुँचते मैंने जिस तरह पहले का नाम थक गए, लेकिन ज़रा यहाँ आप लोगों को देख कर हमारी थकन दूर हो गई। लेकिन सर ज़ाहिर है हम तो यहाँ पर आए एक दिन के लिए, हम काम करेंगे वापस चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर रहना, यहाँ पर जवानों जिस तरह मैं देख रहा हूँ मोर्चों में रह रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, यहीं पर रहते हैं सर, इट्स वेरी टफ, रादर आई वुड से वन ऑफ द टफेस्ट टेरेन के यहाँ पर वो रहना, क्योंकि सर्वाइवल शायद ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर। दिन का और मौसम है, रात का और मौसम है, पानी का मसला है, खाने का भी ज़ाहिर मसला समटाइम्स यहाँ पे इस तरह इलाकों में होता है, बट हमारे जवान यहाँ पर हैं और बड़े मुस्तैद हैं। इसके पीछे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जज्बा, पाकिस्तानियत, हमारा ईमान और मुल्क के लिए काम करने का जज्बा, मुल्क के लिए जान देने का जज्बा, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे रहने की, लड़ने की ताकत देता है। और दूसरी चीज़ जो सबसे अहम चीज़ है, इसमें ट्रेनिंग है। जब हमारी ट्रेनिंग शुरू होती है तो उसमें पहली चीज़ यही बताई जाती है, व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग। सो दिस इज़ व्हाट ऑल इट सेज। सर हम नॉर्मली कहते हैं बैटल हार्डन फौज, हम नॉर्मली कहते हैं बड़ी टफ फौज है, ये जुमलों में तो ज़रा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज देखकर उस पर यकीन आ जाता है कि वाकई बैटल हार्डन फौज है, वाकई टफ है, क्योंकि वो चाहे पहाड़ों पे हो, वो चाहे लैंड में हो, वो चाहे पीस एरिया में हो, चाहे फिर इस रेगिस्तान हो जहाँ पे शायद मैं फिर कहूँगा मुश्किल तरीन है। इट इज़ पार्ट ऑफ आवर ओथ, वेयर एवर वी आर आस्क्ड टू गो, हम वहाँ जाते हैं, चाहे इसमें ज़िंदगी को खतरा ही क्यों ना हो। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद था आप इस एक्सरसाइज जिदारुल हदीद से मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और अभी एक्सरसाइज आपको दिखाएंगे भी, कुछ एरियल शॉट्स भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि इस वसीओ अरीज सहरा में होने वाली ये एक्सरसाइज जिदारुल हदीद, जिसमें हम देखेंगे कि टैंक्स भी हैं, जिसमें हम देखेंगे कि इन्फेंट्री के जवान भी हैं, और मैं बार बार ये बात ज़रूर कहूँगा यहाँ से कि जब लगेगा नारे तकबीर और बुलंद होगी सदा अल्लाहु अकबर, तो वो फिर दुश्मन के कानों में जाएगी, और दुश्मन अगर 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 सोच भी रहा होगा तो वो सोच को तर्क कर देगा। चंद लम्हात पहले आपको मनाजिर दिखाए थे किस तरीके से टैंक्स के जरिए हमला किया जाता है, लेकिन अब हम आपको मनाजिर दिखाएंगे, इरफान भाई जूम करके आपको दिखा पाएंगे कि ऊंचे नीचे टेलों पर दरख्तों की आड़ लेते हुए इन्फेंट्री बटालियन के जवान किस तरीके से आगे बढ़ते हैं और उनके हौसले कितने बुलंद होते हैं। थोड़ा सा करीब जाकर भी हम बात करेंगे, और मोर्चों पर होने वाला जो माहौल है वो भी आपको दिखाएंगे, जवानों का हौसला कितना बुलंद है उनसे गुफ्तगू भी करेंगे, और टैंक का माहौल क्या होता है, इस सहरा में चलने वाला ये टैंक, इसका माहौल, और इसके अंदर से आपको दिखाएंगे कि इन एक्चुअल वहाँ पर हो क्या रहा होता है। और इस वक्त हम APC आर्मर्ड पर्सनल कैरियर में बैठकर जा रहे हैं, अगले मोर्चों की जानिब जा रहे हैं, वहाँ पर जहाँ के मनाजिर कुछ देर पहले हमने आपको दिखाए थे, किस तरीके से हमने अमली मुजाहरा किया इन मशूका के टैंक्स के ज़रिए भी, अपनी इन्फेंट्री के ज़रिए भी, कि हम तैयार हैं, हम अमन के दिनों में भी तैयार हैं, इसका मुजाहरा हमने आपको दिखाया है। लेकिन वहाँ पर जाकर हम दिखाएंगे कि इस वक्त हम मौजूद सहराए थर में, और इस वसीओ अरीज सहराए थर में ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज जो कि हो रही है, 28 जनवरी को स्टार्ट हुई थी, 28 फरवरी को ख़त्म होगी, और इस एक्सरसाइज का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि हम बता सकें कि हम तैयार हैं। अगर दुश्मन ने ज़रा सा भी ऊंच नीच करने की कोशिश की, ज़रा सा भी कुछ सोचा, तो हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। इस सहरा के जर्रे जर्रे की, अपने वतन के एक एक इंच की हिफाजत करना जानते हैं हमारे जवान, जानता है हर एक पाकिस्तानी। और जब हम बात करें जिदारुल हदीद की, तो सीसा पिलाई दीवार नजर आ ही गई होगी आपको, ये टैंक्स है सीसा पिलाई दीवार। दुश्मन इनको फैलांग कर आगे बढ़ नहीं सकता, सोचेगा तो मुंह की खाएगा, क्योंकि हमारे जवानों के हौसले आसमानों से बातें करते हैं। और हमारे जवानों की जब हम बात कर रहे हैं तो अगले मोर्चों पर भी आपको लेकर जाएंगे, लेकिन कतार अंदर कतार ये जो टैंक्स यहाँ पर हैं, ये बता रहे हैं कि यहीं पर हैं, ये दिन हो या रात, ये यहीं पर हैं, और दुश्मन की तरफ अपनी तोपों का रुख किए हुए हैं कि दुश्मन भूले ना कि अगर पाला पड़ेगा तो किससे पड़ेगा। आ चुके हैं अल खालिद टैंक पर, ये वही टैंक जो अब कुछ लम्हे पहले हमने देखा कि जिस तरीके से प्रैक्टिकल उसकी हमने मैनिफेस्टेशन देखी, प्रैक्टिकल हमने होते हुए यहाँ पर देखा AC सहरा में, सहराए थर में, क्योंकि हम अमन के दिनों में,
हम सुकून के लम्हात में भी जब एक्सरसाइज करते हैं तो वो इसलिए करते हैं कि हमने तैयारी करनी है जंग के दिन की, जंग के लम्हे की। तो हम तैयार हैं, यही पैगाम यहाँ से हम देते हैं। इस वक्त चूँकि हम हैं अल खालिद टैंक पर, तो कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद हमीद शाह साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। यकीन करें, मैं दिल से कह रहा हूँ कि हम काम नहीं करें, अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, और हमें भी ये बिल्कुल ये इबादत है, इसमें जो हम भी अपनी इबादत ही कर रहे हैं, हम अपने ट्रुप्स को भी यही चीज़, और सब उसी जज्बे के तहत हम लोग लगे हुए हैं। नेचुरली आप लोग भी, इसलिए आपका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आपका इधर आना भी इबादत में ही तस्वुर होगा। इट्स अ प्रिविलेज कल खालिद टैंक पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जी डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टैंक्स ऑफ द वर्ल्ड, और वी ऑल्सो फील वेरी प्रिविलेज्ड। आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी प्रिविलेज्ड एंड लकी टू राइड दिस टैंक, टू कमांड माई रेजिमेंट ऑन दिस टैंक। एक्चुअली खुदा ने चुना है आपको इसके लिए, इसमें कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल, जितना शुक्र अदा किया जाए अल्लाह ताला का वो कम है। अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर। थोड़ा सा मुझे बता दें कि जब हम लोग स्टेज से देख रहे थे इस एक्सरसाइज को, यकीन जाने सर नज़र नहीं आ रहा था, इतनी धूल थी, आप लोग तेज़ी से निकल जाते थे आगे की तरफ, समझ नहीं आती थी कहाँ से जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से उतर रहे हैं, किधर को जा रहे हैं, कर क्या रहे हैं, आपको नज़र कैसे आ रहा था? जी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। ये एक्चुअली आप जिस स्टेज पे अभी हमें देख रहे हैं, ये हम रिफाइंड स्टेज पे हैं। ट्रेनिंग हम हमारे मरहलावार अपनी ट्रेनिंग के मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं, उन स्टेजेस से होते हुए अब हम एक फ़ाइनल स्टेज पे आ गए हैं जिसमें आप हमें देख रहे हैं। तो इसमें वो चीज़ें भी नज़र आती हैं जो आम आंख को नज़र नहीं आती, और ये एक अभी आपने जो एक अमली मुजाहरा देखा है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल तैयारी हालत में हैं, और हम ट्रेनिंग की कल्मिनेशन पे, पीक पे अपनी पहुंच चुके हैं, और इस टाइम पे इंशाल्लाह वतन ने पुकारा तो कहीं पे भी हम अप्लाई होने के लिए तैयार हैं। ऑलमोस्ट ऑन द बॉर्डर अक्सर जब गुजरते गुजरते निगाह पड़ती होगी दुश्मन की साइड पर, तो सर उस वक्त दिल में क्या ख्याल आता है? जी ये अगेन ये हर एक किसी भी आप सोल्जर से पूछेंगे तो सोल्जर हम वक्त हमारा आपको यही जवाब देगा कि हम इसी निगाह से देखते होते हैं, और यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया और अल्लाह हमें ये मौका दे तो हम अपनी जान गंवाने से भी इंशाल्लाह दरेग नहीं करेंगे, और तैयारी हमारी पूरी है, हम बिल्कुल तैयार हैं। ये तो हमने भी देख लिया, ये तो नाजरीन ने भी देख लिया, ये तो दुनिया ने भी देख लिया कि आप लोग तैयार हैं, हम तैयार हैं। लेकिन सर वैसे कभी दिल करता है कि उस तरफ को एवं निकल जाएं, सड़क पे चला के आ जाएं टैंक? जी बिल्कुल, दिल तो बहुत कुछ करता है, लेकिन यू अंडरस्टैंड कि देयर आर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो है उस हिसाब से जो बड़ों का जो फैसला होगा। और अगर अगेन मैं कहूँगा कि अगर वक्त ने पुकारा तो बिल्कुल हम तैयार हैं, और हम ज़रूर जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। लास्टली अल खालिद टैंक से आपका नारा हो जाए तो क्या ही बात है, तो नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इस अल खालिद टैंक पर बैठ कर। ये हिम्मत, ये हौसला, ये आता कहाँ से है? यही सवाल आपका भी है, यही सवाल मेरा भी, और यही सवाल हम करेंगे जवान से कि ये हौसला आता है तो कहाँ से आता है, चेहरे पर ये मुस्कुराहट आती है तो कैसे, और शिकन नहीं आते माथे पे। लेकिन दुश्मन को जब पैगाम देना होता है तो पैगाम होता है एक्शन के साथ। अयूब साहब साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मोराल कैसा है? बहुत हाई सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो नज़र आ गया भाई, आपकी आवाज़ से भी नज़र आ गया मोराल बहुत हाई है। थोड़ा सा मुझे बताएंगे इस ड्रिल से मुताल्लिक, हम देख रहे हैं आपको कि वसी और सहरा है, लेकिन ये जो आपके पास अल खालिद टैंक है, इस पे आप जहाँ दिल करे जाते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ जाते हैं। इंशाल्लाह ताला कहीं भी अभी ये मौका मिलेगा तो किसी भी जगह पे ये टैंक हम ले जाने से दरिया नहीं करेंगे, और इंशाल्लाह ताला जिधर से मौका मिलेगा ये टैंक वहाँ पे जाएगा और अपने मुल्क को, कौम का नाम रोशन करेगा और हर हालत में दिफा करेगा इंशाल्लाह। आप बताएं, अफसरान मैंने जिस तरह देखा कि वो अगले मोर्चों पे भी गए, वो मुख्तलिफ टैंक्स पर भी गए जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस मश्क में, जाके मुलाकात करना, बातचीत करना, इससे ज़्यादा हौसला बुलंद हो जाता है, अच्छा लगता है। इसी से मुराल हमारा बुलंद होता है जब हमारे सिपह सालार हमारे पास आते हैं, एक एक जवान के साथ मिलते हैं, गुल मिलते हैं, उनके साथ नीचे ज़मीन पर बैठ के खाना खाते हैं, तो इसी से हमारा मुराल अप होता है, इसी से हमें हौसला मिलता है, और हम हमारे शाना बशाना वो ऐसे समझ रहे होते हैं कि हमारे शाना बशाना वो लड़ रहे होते हैं, तो इसी से हमारा मुराल बुलंद होता है, और इसी की बलबूते के ऊपर हम जंग लड़ रहे होते हैं। क्या बात है। कभी ऐसे होता है घर बात हो रही हो, थोड़ी उदासी हुई हो, लेकिन फिर आपने या घर वालों ने आपसे कहा कि नहीं मुराल तो बुलंद ही रखना है? मैं अगर आपको बता दूं कि आज तीसरा दिन है कि मैंने घर फ़ोन, थोड़ी कमिटमेंट थी तो फ़ोन मैंने किया, तो घर वालों ने भी यही बताया कि आप जो कर रहे हैं वो मुल्क कौम के लिए कर रहे हैं, तो मुल्क कौम के लिए हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये हम करते रहेंगे।
जबरदस्त जी। वर्दी इन्होंने पहन रखी है, लेकिन लगता ही है कि वर्दी हर घर ने पहन रखी है, वर्दी हर घर वाले ने पहन रखी है, वर्दी हर पाकिस्तानी ने पहन रखी है, क्योंकि ये हौसला हम सब में मौजूद है। सिर्फ और सिर्फ हम उसकी जब बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बात करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैगाम किसको देना है? वो जो थोड़ा सा दूर बैठा दुश्मन, पैगाम उसको देना। इसी एक्सरसाइज से मुतालिक मजीद बात करेंगे। GOC हैदराबाद मेजर जनरल काशिफ आज़ाद साहब साथ मौजूद हैं, मुस्कुराते रहते हैं और उनकी वजह से आज हम भी मुस्कुरा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच कि आपने मौका देकर हम यहाँ पर आए, हमने एक्सपीरियंस किया इस एक्सरसाइज को। इतने दूर से हम लोग भी यहाँ पर आए, हम तो आके थक गए, लेकिन ट्रूप्स यहाँ पर मौजूद, टॉप लीडरशिप का आना, आप खुद यहाँ पर मौजूद हैं। सर, जब आप यहाँ पहुँचे, एक जुमला मुझे बड़ा अट्रैक्ट कर गया आपका। आपने आते साथ जवानों से कहा जंग में लड़ना आसान होता है, ये एक्सरसाइज करना मुश्किल है। अमन के दिनों में ये एक्सरसाइज मुश्किल, सर ये समझाएं मुझे ज़रा बात। इसमें होता यह है कि जब आप जंग कर रहे होते हैं तो आपके सामने आपका दुश्मन मौजूद होता है, और अपने सामने दुश्मन को देख के आपका खून वैसे भी खोलता है, और आप उसके ऊपर हमला करते हुए बिल्कुल नहीं सोचते कि उसका नतीजा क्या होगा, और आपके जहन में सिर्फ ये होता है कि मैंने फ़तह हासिल करनी है। लेकिन ट्रेनिंग जब आप कर रहे होते हैं तो आपके सामने लाइव दुश्मन नहीं होता, तो गर्मी हो, सर्दी हो, मुश्किल हालात हों, तो बाज़ दफ़ा आदमी फटीग फील करता है। तो लेकिन जब आप अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हों, मोटिवेटेड ट्रूप्स हों, और आप सब लोग इकट्ठे एक वन यूनिट की तरह चल रहे हों, तो फिर आप उस फटीग एलिमेंट पे काबू पा लेते हैं। और अगर आप फटीग एलिमेंट को ट्रेनिंग में काबू पा लें तो जंग में इंशाअल्लाह ताला कभी कोई ऐसा मौका नहीं आएगा कि आप उस जंग में थक जाएंगे। सर, एक और बात, आप खुद भी माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं और जवान उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, यहाँ पर मौजूद हर शख्स के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। क्या मैं इसे ये समझूं कि दुश्मन के लिए ये मुस्कुराहट काफ़ी है? ये मुस्कुराहट जो है ये एक बहुत बड़ा मैसेज देती है। ये जो जिंदा दिल कौमें होती हैं, जो वेल ट्रेन ट्रूप्स होते हैं, जो कॉन्फिडेंट होते हैं, और जिनमें एक लगन होती है कि वो अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने वतन के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, उनके चेहरों पे स्माइल होती है। बेशक सर। और टॉप लीडरशिप का ऐसी किसी भी एक्सरसाइज में खुद आना और जवानों से मुलाकात करना, मैंने देखा आप भी जिस तरह से अगले मोर्चों में भी गए हैं और जो भी इसमें हिस्सा ले रहे थे उनसे जाके मुलाकात की। सर, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है टॉप लीडरशिप का आना और जवानों से मुलाकात करना, स्पेशली मश्क जब कर रहे होते हैं उस वक्त, और ऐसे इस टफ टेरेन में आना? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो भी सीनियर्स आते हैं उनका अपना एक एक्सपीरियंस होता है। जब भी हमारे पास भी हमारे सीनियर्स आते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस आके शेयर करते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ हाउ वी कीप ऑन पासिंग वॉट एवर वी हैव लर्न इन द पास्ट। दूसरा ये होता है कि जब आप अपने जवान के पास जाते हैं तो वो हमारी जो ट्रेनिंग है राइट फ्रॉम द PMA वो इस किस्म की है कि जिसमें वी फील हैप्पी टू बी विद आवर टीम, टू बी विद आवर सोल्जर्स, टू बी विद आवर जूनियर्स एंड टू बी विद आवर सीनियर्स। और ये वाला जो मैसेज है उससे हम बहुत कुछ लर्न भी करते हैं, और हमारे सोल्जर्स को भी ये पता है कि जब बुरा वक्त आएगा तो इनकी जो सीनियर लीडरशिप है वो तब भी इंशाल्लाह ताला उनके साथ होगी, सिर्फ ट्रेनिंग के दिनों में उनके साथ नहीं होगी। एक जुमले में कोई मैसेज सहराए थर से आप देना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि ये अजीम लोगों की जगह है और बहुत खूबसूरत जगह है, जहाँ पे हमें ये ट्रेनिंग के मौके मुहैया करती है। वहीं पे टूरिज़म के लिहाज से भी यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लोग आ सकते हैं, टूरिज़म को एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत तकड़े लोग हैं, और जो भी यहाँ पे बाहर से आएगा वो इंशाल्लाह ताला थर को बहुत अच्छा मेहमान नवाज जो है, मैं बहुत अच्छा मेज़बान वो पाएगा इंशाल्लाह ताला, और उनकी बहुत अच्छी यहाँ पे देखभाल होगी। थैंक यू वेरी मच सर। वाकई हम खुद यहाँ पर आए, काम करने थे, लेकिन मेहमान नवाजी अपनी जगह, यहाँ पे आके एंजॉय हमने बहुत किया है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। एक्सरसाइज जी दारुल हदीद, उसमें हिस्सा लेने वाले तमाम जवान इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ये है वो सीसा पिलाई दीवार जिससे फलांग कर दुश्मन को आगे जाना पड़ेगा। अगर दुश्मन ने सोचा तो ये है वो जवान जो आगे जाने नहीं देंगे। ये है वो जवान जिनका हौसला रोक लेगा। ये है वो जवान जिनके आंखों की चमक ही रोक लेगी दुश्मन को, जिनकी आंखों की चमक जवाब देती है दुश्मन को। इनका यहाँ से बुलंद होता नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, वही दुश्मन को पैगाम देने के लिए काफी है।